अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट सीट विद राशिद के नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है आपका होस्ट राशिद नसरुल्लाह। नाजरीन, दरिया के बहाव की तरफ बहना हमेशा से ही आसान रहा है, लेकिन अगर आप कोशिश करें उसके उलट चलना तो वो तकलीफ दे भी है और मुश्किल भी। और फिर जो लोग बहादुरी से मुश्किलात का मुकाबला करें, वो ही लोग हमेशा कौमों की तारीख में याद रखे जाते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे शो की मेहमान मोहतरमा रेहाम खान साहिबा। हम आपको शो में खुशामदीद कहते हैं मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, कोरोना में सेफ होंगे। जी, थैंक यू वंस अगेन। बहुत से नाजरीन, जब हमने ये शो अनाउंस किया तो वो जानना चाह रहे हैं आपकी इब्तदाई जिंदगी कैसी थी, कुछ अगर रोशनी डालना चाहें। देखिए जी, मेरी जो इब्तिदाई जिंदगी है वो बहुत ही मैं तीसरा बच्चा हूँ घर में, और सबसे ठीक। छोटा, और बहुत अरसे के बाद पैदा हुई। तो बहुत ज्यादा, आपको पता है, जब छोटा बच्चा होता है और बाकी बच्चे बड़े होते हैं तो इंतहाई लाड प्यार, हर एक की लाडली, पूरी फैमिली की लाडली। और चूंकि बाहर पैदाइश हुई तो जब भी पाकिस्तान जाना आना होता था तो फिर और भी नाज नखरे उठाए जाते थे। तो पूरी फैमिली की मैं ना सिर्फ लाडली हूँ, बल्कि उनकी वजह से, चूंकि बड़ों में आपका उठना बैठना होता है, तो वो जो कुछ उनकी जो नॉलेज होती है बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है। तो जी। हमारा जो मेरे जो फुप्पी की तरफ जो फैमिली है, वो मानसेरा से उनका ताल्लुक था। और उनके ठीक। जो शौहर साहब थे वो तहरीके पाकिस्तान में उनका बहुत अहम किरदार था। मुस्लिम लीग के मतलब फर्स्ट जो मुस्लिम लीग शुरू में जब आगाज हुआ तो उनके वो नौजवान तहरीके पाकिस्तान का वो हिस्सा था। तो मेरे ऊपर उनकी इस किस्म के कैरेक्टर्स की, जो कि सियासत में भी और तारीख में भी इंटरेस्ट भी, दिलचस्पी भी, लेकिन उसके आई विटनेसेस भी रहे, तो उनका बहुत असर रहा। और फिर मेरी वालदा का बहुत इंटरेस्ट और असर रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे तालीम, मैं समझती हूँ कि स्कूल और कॉलेज से मुझे नहीं मिली, वालदा के थ्रू मिली है। चाहे वो कुरान पाक की हो अच्छा। या चाहे सियासत की हो, उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तो मेरी बहुत हम्म। ही कंफर्टेबल और बहुत लाड प्यार और बहुत आसाइश से भरी एक इब्तदाई जिंदगी रही। बड़ी मेरी हम्म। खुश नसीबी रही, जो कि मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी इससे बड़ी मेरा ख्याल है कि कोई प्रिविलेज नहीं होता किसी की जिंदगी में। ठीक। ठीक। एक उभरती हुई एंकर, एक वाइब्रेंट शख्सियत जिसके टॉक शो लोग टिक कर देखने लगे थे, कहाँ गलती हो गई? बस यही गलती हो गई, आई थिंक कि एक तो मैं कहती हूँ हम पश्तून लोग बहुत मासूम होते हैं। तो जैसे कि हमें तो पता नहीं था कि लाहौरी लोग जो हैं वो किस तरह के होते हैं। तो अब हमें हम्म। पता चला है, जो हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद बता रही हैं, तो हमें ये पहले नहीं पता था। लेकिन मेरा ख्याल है वो जिस सर्कल में मूव करती हैं, जो जिन हम्म। लाहौरियों की वो बात कर रही हैं, क्योंकि बाकी तो हमने सुना था, क्योंकि लाहौर तो हमें जब भी जाना हुआ तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन शायद वो जिस लाहौरी सर्कल की निशानदेही कर रही हैं उसके बारे में पश्तूनों को इतना पता नहीं होता। और मेरा ख्याल है हम्म। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी बड़े मासूम होते हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास जो, अब तो सोशल मीडिया आ गया है, लेकिन अगर आप 1990s को देखें, या जब टीवी, जी। पाकिस्तानी टीवी यूके में शुरू हुआ, तो हमारे जो फेसेस थे वो प्रोपेगेंडा के मास्टर्स थे। तो जी। पाकिस्तानी जो ओवरसीज है उनको दो ऑप्शंस दी जाती थी। अभी भी यही है, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आगही आ गई है, एक परवेज मुशर्रफ और एक इमरान। तो ये हम्म। सवालात मुझसे पूछे जाते थे जब मैं कहीं भी जाती थी कि मैम कौन अच्छे हैं, इमरान खान या परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के लिए, और किसी का नाम नहीं लिया जाता था। ये इतना जी। एक्टिव प्रोपेगेंडा है कि जब आप ब्रैडफर्ड के बच्चों से बात करते हैं, वेम्बली के बच्चों से बात कर, मुस्लिम एरियाज के बच्चों से, तो जी। जी। ये उनकी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी थी। तो मेरा ख्याल है कि आप मासूमियत कहें या ये भी सोचें कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहां लड़कियों को बहुत यंग उम्र में शादी करा दी जाती है। फिर बच्चों की घर की जिम्मेदारी आती है, तो जो जो एक स्ट्रीट वाइज जिसको आप कहते हैं ना, मतलब आपने किताबें बहुत पढ़ी हो, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी काम किया हो, लेकिन अगर आपको
स्ट्रीट वाइज ना हो। तो आई डोंट थिंक आई वाज स्ट्रीट वाइज। तो जिसने 4-5 कॉम्प्लीमेंट दे दिए और जूते घिसा दिए, आपको पता है हमें तो यही सिखाया गया है कि कोई पीछे पड़ जाए कि शादी करनी ही करनी है। तो मेरा ख्याल है ये गलती सिर्फ मुझसे नहीं हुई, मुझसे एक बड़े हाई लेवल पे गलती हुई। बट आई थिंक कि हमारी पाकिस्तानी खवातीन से आए दिन ये गलतियां होती रहती हैं कुछ फैमिली ठीक बैकग्राउंड की वजह से। ठीक। जिस भी सहाफी को मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैन किया गया, मैं नाम नहीं लेता, वो लंबी लिस्ट है, उसने कोई ना कोई वजह यूट्यूब पे बताई। कौन है जो आपका चेहरा नहीं देखना चाहता मेन स्ट्रीम मीडिया पे? देखिए मेरा चेहरा तो, मैं तो ऐसी नहीं हूँ कि इशारों में बात करूं। मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो कि समझते हैं कि खामोशी एक जबान है। मैं तो समझती हूँ कि खामोशी इज क्रिमिनल। मैं समझती हूँ ऐसे वक्त पे अगर आप खामोश रहें मसलहत के लिए, तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं। आप झूठ, एक होता है झूठ बोलना और एक होता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी कि छुपाना। एंड आई डोंट बिलीव इन दैट। तो मेरी चेहरा तो जाहिर है, आज जो सिलेक्टेड वजीर आजम साहब हैं वो 2015 के आखिर से नहीं देखना चाहते थे टीवी पे। तो मेरा तो जो जर्नलिज्म का करियर है, जो मैंने 9 साल 10 साल बहुत मेहनत से बड़ी मुश्किलात से बनाया, उसका तो डायरेक्टली खात्मा इमरान खान ने किया। वो नहीं देखना चाहते थे कि ये टीवी पे हो, वो ये नहीं देखना चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में हूँ। इंटरव्यूज उस वक्त से ये चल रहा है। किताब तो 2018 के वक्त में आई है। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना, आगे चल के आपके साथ होगा। आज वो जो लाडले के लाडले थे, जो बड़े चहीते एंकर्स थे, वो भी रो रहे हैं बैठ के। जिन्होंने साथ साथ अकसात पे मुश्तमिल मेरे खिलाफ कॉलम लिखे, उन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, मेरी मुलाकात भी नहीं है, लेकिन वो मेरी अपेरेंटली रग रग से वाकिफ थे। तो आज कौन से वो बड़े एमडीपीटीवी तो नहीं लग गए ना। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक की जात है, इंसाफ करने वाली जात है, तो वो अब सबके सामने आ रहा है। पाकिस्तान में सहाफियों के लिए सहाफत करना, किसी इंसान के लिए सच बोलना, इसकी इजाजत पहले भी कम थी। लेकिन 2018 के ये जो ड्रामा हुआ है, जिसको इलेक्शंस का नाम दिया जाता है, उसके बाद तो बिल्कुल ही इजाजत नहीं है। तो वो सारे बेचारे बैठ के हैं। अब तो सोशल मीडिया पे भी इजाजत नहीं है। आप यूट्यूब पे भी पाकिस्तानी एंकर जो हैं, बहुत उनके लिए मुश्किलात है। एक तो हमारे बड़े मशहूर एंकर हैं, बड़े सीनियर हैं। जब मैं पाकिस्तान गई थी तो हमें बताया गया था कि इनका मोस्ट वॉच शो है 10 बजे का। अब उनके ट्वीट्स पढ़ के तो मुझे उनके लिए बड़ा अफसोस होता है। मुझे लगता है शायद कोई गन पॉइंट पे उनसे ये ट्वीट्स करा रहा है और मुझे उनके बेहाफ पे शर्मिंदगी होती है। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं क्या मजबूरियां हैं, क्या ब्लैकमेलिंग चल रही है, आई डोंट नो, बट आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। तो रिहाम खान तो आपको पता है फिर बातें भी बहुत सख्त सख्त कर जाती है। जी बिल्कुल ठीक। अभी कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर दानिश का इंटरव्यू किया और वो उन्हीं सहाफियों में से एक थे, और उन्होंने इंकशाफ किया, इतराफ किया कि मुझसे गलतियां हो गई और अब वो बेरोजगार हो चुके हैं और वो नौकरी की तलाश में हैं। मोहतरमा रेहान बीबी एक खातून जिसने जेनवन जो एक जिसकी एक बैकग्राउंड थी, उसने शादी की अपना घर बसाने के लिए एक सीरियस नोट के ऊपर, लेकिन उसे बताया जाता है कि अब उसे पैगाम भिजवाया जाता है कि अब निकाह अनाउंस करना है, अब निकाह नहीं अनाउंस करना, अब आपने ये बोलना है, अब आपने ये नहीं बोलना। क्या आपको शुरू में ही पता लग गया था कि हाथ हो गया? एक्चुअली आई थिंक कि मैं डिनायल का वर्ड इस्तेमाल करती हूँ। जब आपका बच्चा पैदा होता है तो जो बाहर से लोग देख रहे होते हैं उसको, उसमें अगर कोई डिसेबिलिटी हो फॉर एग्जांपल, या कोई कमी हो, तो बाकी लोगों को दिखाई देती है, माँ को नहीं दिखाई देती। वो देखना चाहती नहीं है। फॉर एग्जांपल आप घरों में जाते हैं, आपको लगता है बच्चे में ऑटिज्म है, ये जबान सही नहीं बोल रहा, और आपको पता चलता है, लेकिन माँ इस धोखे में होती है कि नहीं नहीं नहीं, ये क्यूट बातें कर रहा है, इसकी जबान इसकी इस तरह, ये तोतला रहा है। आपको पता होता है कि नहीं, कुछ सही नहीं है। आई थिंक कि जब शादी हो जाती है, हमारे कल्चर में हमें सिखाया जाता है, देखिए मेरी पहली भी शादी ये हुई, जब हुई तो हमें तो ये बताया जाता ना कि शादी के अलावा तो दुनिया ही नहीं है। ये बस जिस बंदे से शादी होगी वो, ना उससे पहले कोई इजाजत है ना उसके बाद कोई दुनिया है। तो मुझे नहीं पता कि ये एक इंडियन कल्चर का हम पे ये शायद इन्फ्लुएंस है। तो पहले 2-3 महीने तो मैं बड़ी कंफ्यूज रही, क्योंकि मुझे बात कुछ कही जाए, आगे बात कुछ और हो।
इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जब निकाह हुआ तो बड़ी जल्दी में हुआ, और मेरे साथ जो मसला चल रहा था वो ये कि मेरे भाई राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो निकाह पढ़वाएं, मेरी तरफ से विटनेसेस हों। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ये शख्स मुसलमान नहीं है। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये क्यों ऐसी बात कर रहा है। और देखिए जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, जब छोटा होता है तो तब तो मेरा ख्याल है कि सुन लेता है बड़ों की, जब बड़ा हो जाता है तो आप समझते हैं कि नहीं आप खुद बड़े दानिशमंद हैं। तो मुझे उनकी सच्ची पूछे तो बात अच्छी नहीं लगी, और मैं समझ नहीं सकी कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया और वो सारी रात मेरे साथ बैठे रहे। लेकिन जाहिर है एक मैच्योर एडल्ट को आप ये तो नहीं कह सकते कि बंदूक निकाले और बोलें कि ये शादी नहीं हो सकती। जी। तो हमारे घर का रिवाज भी ऐसे नहीं है, जरा मुहज्जब तरीके से बात की जाती है। तो वो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि नहीं आज ही निकाह होना जरूरी है। अच्छा। तो मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आई, और फिर ये कहा गया कि हफ्ते के बाद हम अनाउंस कर देंगे। उस वक्त धरना चल रहा था, तो जी। अब ये भी कंफ्यूजन थी, यानी कि मुझे ये कहा गया कि इस हफ्ते को, यानी अगले हफ्ते के बाद एक हफ्ता छोड़ के सैटरडे के दिन हम अनाउंस कर देंगे। अब वो एक सैटरडे, 2 सैटरडे, 3 सैटरडे, उसके बाद मेरे बच्चे आए, वो रहे जाहिर है क्रिसमस की छुट्टियों में। तो ये एपीएस के वाकये से पहले की बात है कि अभी अनाउंस, क्योंकि कैबिनेट में ये बात डिस्कस हो चुकी थी, हुकूमत वक्त को पता था, मेरे काम वालों को पता था। एक इंतहाई ऑकवर्ड सिचुएशन थी, क्योंकि एवरीबडी न्यू इट वाज एन ओपन, इट वाज अ वेरी बैडली केप्ट सीक्रेट। मेरे लिए बड़ी मुश्किलात थी कि बच्ची स्कूल नहीं जा सकती, मैं 10 बजे का शो कर रही थी उस वक्त। वो होते होते उस वक्त तक पहुंच गया जहां इन्होंने ट्वीट की कि रिपोर्ट्स ऑफ माय मैरिज आर ग्रेटली एग्जैजरेटेड। अब ये मुझसे बता के किया। एक दिन कहा मैं ट्वीट कर रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा आइडिया नहीं है, ये गलत बात है। मेरी बेटी ने कहा कि ये बड़ी यू नो ये बाद में जाके आपको प्रॉब्लम होगी। अब आई डोंट नो कि कहाँ से इशारे आ रहे थे। देखे मैं तो कोई गैब का इल्म नहीं रखती, लेकिन सर्टनली किस तरह से शादी करनी है, किस तरह से तलाक देनी है, किस तरह के इंटरव्यूज अरेंज करने हैं, मुझ पे जो इल्जामात लगाए गए, जो खबरें रिलीज की गई, उनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक इंटरव्यू नहीं अरेंज किया। मुझे बताया जाता था इस इंटरव्यू में आप बैठ रही हैं, मौका नहीं दिया जाता था कि मैं जाऊं और कहूं कि कपड़े तो मैं तब्दील कर लूं। मुझे बताया जाता था कि आप इस जलसे में जा रही हैं। मेरा कोई ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्किंग से नहीं था। मतलब मैं कभी सेक्रेटेरिएट में नहीं गई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसको सेनेट में बिठाएं, इसको असिस्टेंट लगा दें। मैं, मेरा ये वो नहीं था कि जी मैं इस्तिखारा कर रही हूँ कि अच्छा जी इसको टिकट दे दें इसको। मैंने बिल्कुल अपने को घर में बावर्ची खाने में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। हम, मेरा जो बनी गाला में वक्त गुजरा है वो कबाब बनाते हुए इन्हीं इन्हीं एंकर्स के लिए, जिन्होंने बाद में मुझे अजीब अजीब किस्म के बातें कही। लेकिन मैंने एक बड़ा घरेलू वाइफ का रोल एक्सेप्ट किया था उस वक्त, और वो इसलिए किया था क्योंकि वो ऐसा वक्त था कि वहां फर्स्ट लेडी बनने के तो कोई चांस ही नहीं था। उस वक्त तो धरना बिल्कुल खत्म हो गया था, वहां तो 200 बंदा नहीं पूरा होता था। पीटीआई की अपनी लड़ाइयां, ये जो अब सब मंजर आम पे आ गई हैं, ये रोज होती थी। तो मैंने तो उस वक्त इसलिए किया था कि एक टूटा हुआ शख्स जो 6 महीने से मेरा पीछा कर रहा था कि मुझे बचाओ और मुझे कोई डायरेक्शन दो। तो आई डोंट नो कि ये क्यों इल्जामात लगाए गए, क्योंकि हमारे तरफ तो यही सिखाया गया है कि जी कोई रिश्ता भेजे और सिंगल हो और शादी के लिए मतलब फोकस्ड हो। तो यही सिखाया जाता है मेरी फैमिलीज में। तो मुझे समझ ठीक। नहीं आई कि मुझसे क्या गलती हुई इसमें। और ठीक। अपने ही शौहर के साथ नजर आना, ये कौन सी तहजीब आपको सिखाती है कि नहीं आप किसी और की बीवी के साथ दिखाई दें लेकिन अपनी बीवी के साथ ना दिखाई दें। ये मुझे, आई एम सॉरी, ये मेरा तो ये जहन समझ नहीं आता ठीक। कि ये किस किस्म का पाकिस्तानी कल्चर है जो कि कैथरीन मिडल्टन को काट के, उनके शौहर को काट के फोटो के में से, जो कि फ्यूचर किंग है यूके के, उनको काट के और हमारे वजीर आजम के साथ दिखाई देते हैं। वजीर आजम को अपनी बीवी के साथ दिखाई देना चाहिए, फ्यूचर किंग ऑफ इंग्लैंड को अपनी बीवी के साथ दिखाई देना है। ये कोई
तहजीब की बात तो नहीं। आई फाइंड दैट क्वाइट डिस्टर्बिंग। बिल्कुल, यू आर राइट। आपने कहा कि आपका अक्सर वक्त कबाब बनाने में बनी गाला गुजरता था। क्या इन्हीं एंकर्स के लिए कबाब बनाती थी आप? जी, एक एंकर वो हैं जिन्होंने मेरे ऊपर कोई पता नहीं, इनको शायद इनकी कोई मगरबी तहजीब के बारे में कोई फैंटेसी है और उनको लगता है जो इंग्लैंड आता है वो शराब ही पीता रहता है। तो एक एंकर साहब हैं, मैं बिल्कुल उनको नहीं जानती, तो मैंने उनके लिए उनको सर्व कर रही थी। मुझे तो जो याद है कि वो बनी गाला में, क्योंकि ये सारे एंकर्स बेसिकली बनी गाला में मैंने इनको फिक्स्ड बैठा हुआ देखा है। यानी कोई ऐसा, अब मैं सिर्फ उन एंकर से बात करती हूँ जिनको मैंने देखा नहीं कि बनी गाला में बैठे हुए। देखिए, एंकर जर्नलिज्म इंटरव्यू के लिए आए तो ठीक है, लेकिन आपकी पॉलिसी बना रहा और आपको आपके किचन में घुसा हुआ, ये बड़ी अजीब बात है। तो मैंने वो जो टीआरपी करते हैं हमारी पाकिस्तानी चैनल्स की, उनको भी देखा। वो भी वहां पे बैठे होते थे। ये जितने आप मीडिया मोगल्स देखते हैं, हमने इनको बनी गाला की जीनत देखा है। और ये एक साहब आए तो मैंने कि कोई क्योंकि नाम ले सकेंगे जो कबाबों के ज्यादा शौकीन थे एंकर? सारे मैंने तो हर एक को मतलब बड़ी तमीज से मैंने सबको देखा है बनी गाला में। अब सारे चूंकि कुछ तो तौबा कर चुके हैं और कुछ की हालात बड़े वो हैं, लेकिन एक ने रेड वाइन के ऊपर मेरे ऊपर कॉलम लिखा। तो मेरा कसूर ये है कि वो कुत्ता उनको उनकी चाय को और सूंघ रहा था। तो मैंने कहा कि मेरा ख्याल था कि पाकिस्तानी कल्चर में ऑब्वियसली ये बातें, घरों में थोड़ी कुत्ते इजाजत होते हैं। तो मैंने उनको दूर किया, कुत्ते को, उनकी जान बचाई। उन्होंने मेरे ऊपर ही कॉलम लिख दिया। तो ये जैसे मोईद पीरजादा साहब हो गए, बाकी भी, मैं कुछ के तो नाम इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि उन्होंने जो मेरे बारे में किया है, तो मैं उनका नाम लेके उनको मजीद शोहरत नहीं देना चाहती। आप जानते हैं कौन है ये लोग, जो कि हर हफ्ते किसी कोई प्लांटेड प्रोग्राम करते हैं। तो कुछ तो तौबा कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी मेरा ख्याल है कसर नहीं छोड़ी कि रेहाम खान को बुरा भला कहें। और मैं उस वक्त भी ये कहती थी कि देखें, रेहाम खान जिस मिट्टी से बनी हुई है और उसकी बेटियां जिस मिट्टी से बनी हुई हैं, हम नहीं डरते घबराते। लेकिन आपके घर में बेटियां हैं, आपके घर में खवातीन हैं, और आप खुद भी बड़े डरपोक और बुजदिल हैं। मैं अगर जंग जो लड़ रही हूँ, मैं अपनी बेटियों और अपनी जात की जंग नहीं लड़ रही। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की खास रहमत है हम पे। लेकिन आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होगी, और आज वही हो रहा है। बन गए ये ठीक। एमपीपीटी के, इनमें से किसी को कोई ओहदा मिल गया। देखिए, जो शख्स अपनी बीवी को इस्तेमाल करके, अपने बच्चों को इस्तेमाल करके, अपनी बहनों को इस्तेमाल करके, अपने दोस्तों को इस्तेमाल करके, एटीएम्स को इस्तेमाल करके फेंक सकता है, तो आप क्यों समझते हैं कि आपको इस्तेमाल करके नहीं फेंक सकता? तो ये ठीक। कर्मा है। ठीक। जब बनी गाला में ड्राई क्लीन मशीनें थी, बंदे निखारे जा रहे थे, धोए जा रहे थे, परिंदों के पर खुश्क किए जा रहे थे, आप भी वहीं आसपास रही, क्या मालूमात है, क्या देखा, क्या सुना? देखिए, बात ये है कि ये जो लॉबीज वाली बात चल पड़ी है ना, ये जो फवाद चौधरी साहब ने सब पे इंकिशाफ किया है, ये इंकिशाफ करने की उनको जरूरत नहीं थी। ये जो लॉबीज हैं, और मैं पार्टी के बारे में इमरान को यही कहती थी कि ये, क्योंकि मुझे जिस बात, क्योंकि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ये आदमी उठता है, बीबीएम पे लगा हुआ है, मतलब सारा दिन देखें, आप सारा दिन लोगों की ये जो, क्या कहना चाहिए इसको, इस तरह तो कोई कोई इश्क माशूकी में भी नहीं करता कि सारा दिन आप लगे हों। आप काम तो कुछ नहीं कर सकते। ये उस वक्त की बात है जब खैबर पुख्तनख्वा में आपकी हुकूमत थी और आप कुछ नहीं कर सकते थे। और आप कभी जेकेटी को कर रहे हैं तो शाह महमूद कुरैशी को कर रहे हैं, तो कभी, मतलब ये सारा वक्त ये एक ड्रामा चलता रहता था। उसकी उसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, शिरीन मजारी को ये कह दिया, फौजिया कसूरी के ये। तो आप गवर्नेंस किस वक्त करेंगे? आप पॉलिसी के बारे में कब डायरेक्शन देंगे? ये सारा वक्त चल रहा होता था। तो कोई आ रहा है, कह रहा है कि जी इस बंदे को स्पोक्स पर्सन लगाएं, कोई कह रहा है इसको कोर कमेटी में। तो मैं तो हैरान परेशानी रह गई कि ये कितने टू मेनी कुक्स हैं, और ये हर कोई जो आता है दूसरे के खिलाफ बात करता है। मतलब मैं आपको अगर लॉबीज विद इन लॉबीज गिनवाना शुरू कर दूं, क्या आपको 3-4 और घंटे लगे। इस वजह से मैंने ये किताब लिखी। किताब में मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि कौन आता था, किसके खिलाफ बात करता था, फिर
इमरान उसको किस तरह से इस्तेमाल करते थे। क्योंकि आजकल ये कहा जाता है ना, ये जो एक बड़ी मिथ है कि वो तो बेचारे बड़े सीधे साधे हैं, इर्द गिर्द उनके बड़े चीले हैं, गिद्धे हैं, और ये सियासत है और ना अहल लोग हैं, करप्ट लोग हैं। भाई देखें, मुझे भी कोई 3-4 महीने लगे, बाय द एंड ऑफ अप्रैल में मैं समझ गई कि या तो मेरा शौहर बहुत बुज़दिल है कि मैं बता रही हूँ कि ये देखें इतना बड़ी फाइल आई है, ये आपकी फाइल आई है 500 सियासी तकर्रियों की, और ये फाइल आई है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की। जनरल हामिद लिटरली वो शख्स रोने को आ गए थे। वो 2 बार आए मुझसे मिलने के लिए, मिन्नतें करने के लिए कि प्लीज यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, अपने हस्बैंड को समझा ले। लेकिन मेरा हस्बैंड समझना चाहता ही नहीं था। तो ये एक मिथ है, ये सबको लड़वाना ये इमरान की स्ट्रेटजी है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब कोई आपको बेसिकली इमरान इज द पार्टी। अगर फॉर एग्जांपल आप इमरान को हटा देते तो देयर इज नो पार्टी, क्योंकि पार्टी बनाई नहीं गई। ये एक शख्स की एक अप्रिसिएशन सोसाइटी है, एक कल्ट है, और वो शख्स चाहता नहीं था कि कोई जानशीन हो। वो शख्स बर्दाश्त नहीं करता कि वो शेयर करे। सियासत में, गवर्नेंस में अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो वो टीम वर्क चाहता नहीं था, उसने टीम बनाई नहीं। आज ये कहना कि उनके पास टीम नहीं है उनकी अपनी गलती है, और मैं कहती हूँ कि उनकी ये दानिस्ता हरकत है कि जानबूझ के हर एक के ये जो लॉबीज है उसको हवा देना कि ये आपस में लड़ते रहे और मैं लाइमलाइट लेता रहूं। तो ये बहुत बड़ी मिथ है। कभी किसी को ड्राई क्लीन कर लेते हैं, कभी किसी को इस्तेमाल करना हो, कभी किसी को किसी के पीछे लगा देते हैं। जो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन और असद उमर की लॉबी है, तो वो भूल गए कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की अलहदा लॉबी थी। वो भूल गए कि फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान की आपस में लॉबी है। तो फवाद चौधरी जो बोल रहे हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर की काबीना का हिस्सा है, और फयाजुल हसन चौहान भी टाइगर है पीटीआई के। तो कौन कहां से इशारे ले रहा है? ऊपर तो कोई मोहरे हिला रहा है ना। जी बिल्कुल ठीक। मोहतरमा रेहान बीबी, जब मैं ये इंटरव्यू प्लान कर रहा था, यकीन जानिए आपको इस वक्त हजारों लोग देख रहे हैं। आप एक बड़ी वाइब्रेंट शख्सियत हैं। सिर्फ बात दर बात या वक्त को उसका मकसद नहीं था, एक बड़ा मकसद था। आप बोल सकती हैं, आप बात कर सकती हैं, आप लिख सकती हैं। खुदा की कसम मोहतरमा रेहान बीबी, मैं आपको कह रहा हूं, कौम इतनी परेशान है जिसका कोई अंदाजा नहीं। ना कोई इस्तिआरा, ना कोई गोलमोल बात, सीधी बात बताएं। आप बहुत करीब भी रही। अभी भी कुछ लोग न्याजी साहब की अंधी तकलीद में हैं और तकलीफ में भी हैं, ताकि उनकी आंखें खुल सकें। आप पर एक भारी जिम्मेदारी है। क्या इमरान खान एक नशई है? देखिए, ये जो अगेन जो मिथ है ना, जैसे मैं कल सुन रही थी शाह महमूद कुरैशी की के नजरिए के लिए कुर्सी को लात मार देंगे। पहली बात यह है कि मैंने तो जो जैसे जैसे देखा, मैंने किताब, इतनी बड़ी किताब लिखी और उसमें मैंने ना मुबालगा आराई की, ना मैंने उसमें किसी चीज को जैसे कहते हैं कि कोई किफायत शारी की हो। मैंने खुल के लिखा। मैंने जो देखा, मैंने देखा कि ये शख्स रात को एक पार्टी के माहौल की आदत है उसको, और मैंने बताया है कि 7 से 2 बजे तक उनका जो एक पार्टी एनवायरनमेंट रहता है, यानी कि जिसमें वो आप बात नहीं कर सकते उनसे क्योंकि उनको आदत है। वो ये पार्टी को पीटीआई की बात हो रही है, कोई और पार्टी एज इन लाइक ऊंचा म्यूजिक, ड्रग्स चलना, इसकी बात कर रही हूँ कि वो एक गैर संजीदा शख्सियत है। वो एक सेलिब्रिटी डीवा जो इसको आप कहते हैं। तो देखिए, अगर वो सिंगर होते तो खैर थी, क्यों सिंगर अगर जाके परफॉर्म करे, ऑल्दो इवन प्रोफेशनल करियर्स इससे रूइन होते हैं, क्योंकि ये आपकी नॉट ओनली कि आपकी सेहत पे असर करती है, लेकिन इतने अरसे से अगर आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हो, नशे का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी तो दिमागी सलाहियत तो खत्म ही हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल ये वन मैन शो पार्टी थी मोहतरमा रेहान बीबी। मेरा ख्याल है कि इसी वजह से आगे चल नहीं सका, क्योंकि देखिए जो पार्टी वाली हैबिट्स होती हैं वो पार्टी के साथ एंजॉय की जाती हैं। अब अगर एक बंदा कर रहा और दूसरा बंदा चुप करके उसको बैठ के सोबर हालत में देख रहा हो, तो इट्स नॉट फन।
तो मेरा ख्याल है कि जब ये बात की जाती है कि मैं उनके लिए बड़ा टॉर्चर थी, तो मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि मेरा ख्याल है कि उनकी तरह का कोई हो तो उनके साथ गुजारा कर सकता है, लेकिन मेरे लिए तो एक बहुत, क्योंकि मैं उस माहौल का हिस्सा नहीं बन सकती, मैं उस माहौल का हिस्सा बनना चाहती भी नहीं, और मेरी जो परवरिश हुई है या मेरा जो उठना बैठना है वो मेरी तरह का है। लेकिन ना मेरे तो फिर ये दोस्त, सो कॉल ये अब जो माहौल है वो तो पहले आपसे भी ज्यादा लिबरल, आप तो फिर भी चले कुछ थोड़ा लिबरल माइंडेड थी, तो अब फिर कैसे कहे, अब मुझे समझ नहीं आ रही अब कैसे गुजारा हो रहा है। देखिए अब मैं वहां तो हूं नहीं, ना मैंने ठीक। कैमरे लगाए हुए वहां, तो मैं तो आपको ये नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि एक शख्स जो कि इतने सालों से कुछ आदतें उसकी मजबूरी बन गई हों, देखिए बड़ी सीरियस बात है। मैं समझती हूँ कि इमरान के साथ अगर एक्चुअली तो उनसे सिंपथाइज करना चाहिए, क्यों इस वक्त कौम तकलीफ में है, लेकिन कौम का जहां तबाही आई है उनकी हरकतों की वजह से, एक्चुअली अगर आप देखें कि एक हमारा हीरो था, सेलिब्रिटी था, उसकी अपनी भी तो इज्जत गई है। अब तो देखिए ना, मैं किताब देखिए जो मैंने किताब में बातें लिखी, अब वो लोगों को उसका प्रूफ दे रहे हैं ना कि बहकी बहकी बातें करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार हमने ये बात लिखी थी, सच्ची लिखी होगी, क्योंकि वो रोज इस किस्म की हरकतें करते हैं जो मेरी कही हुई बात को ठप्पा लगाती हैं उसके ऊपर। अब उनका क्या माहौल है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि वही लोग जो कि मैं एक बीवी की हैसियत में जिनको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं बहुत रिवायती हूँ कुछ तरीके से, मैं ये बहुत लिबरल का मतलब ये नहीं है कि आप गलत बात को जी। बर्दाश्त करें। आई एम सॉरी कि लिबरल का जो ठप्पा है ना, मेरे हम गोरों में रहते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन कोई बीवी भी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करती, ठीक, कोई बिल्कुल ठीक। बहन भी ये बर्दाश्त नहीं करती। अगर ठीक। कोई आपका फैमिली मेंबर हो, आप एक्टर हो, शोबिस पर्सनालिटी हो, और आपके साथ कोई प्यार करता हो, कोई बाप, कोई बहन, कोई दोस्त, बीवी, गर्लफ्रेंड, वो भी नहीं चाहेगी कि आप अपनी सेहत इस तरह खराब करें। और इमरान की बदकिस्मती ये है कि उनके साथ सारे लोफर लफंगे इर्द गिर्द उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त मेरी तरह के हैं, मेरे घर वाले मेरी तरह के हैं। अब देखिए मेरे घर में शराब की इजाजत नहीं, मेरे ठीक। घर में शराब अंदर नहीं आ सकती, मेरे बच्चों के घर में भी नहीं आ सकती। अब ये हमारे घर का माहौल है, तो हमारे जो ठीक। गोरे दोस्त भी हैं वो भी ये समझते हैं, तो हम फिर उन्हीं लोगों के साथ वास्ता रखते हैं जो हमारी तरह के हों। मेरा कोई लेना देना नहीं कि आप अपने घर में क्या करते हैं, मैं आपको कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हूँ। तो इमरान के साथ तो वही लोग कंपैटिबल होंगे जो उनकी हरकतें बर्दाश्त कर सके। ये जो मस्खरे इन्होंने पाले हुए इर्द गिर्द, मुझे तो मुझे तो नहीं, आई एम सॉरी पर मैं इतनी लिबरल नहीं हूँ। आई बिलीव के जिससे मोहब्बत हो उससे शादी करें, जिससे शादी हो उसके साथ रहें, और बस यही रिलेशनशिप हो। और मैं ये भी ठीक। बिलीव करती हूँ, मैं प्रोफेशनल मीडिया में काम किया है, मैंने बीबीसी में काम किया है, मैंने गोरों में काम किया है, मैंने पाकिस्तानी मीडिया में काम किया है। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें मीडिया में बिल्कुल इजाजत ही नहीं थी काम करने की। मैं एक बड़ी डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करती हूँ। जी। लेकिन मैं आपको हल्फन ये बात कह सकती हूँ कि ना मुझे इंग्लैंड में, ना मुझे पाकिस्तान में कभी किसी ने अप्रोच भी करने की हिम्मत की हो जब मैंने काम किया हो। तो ये बात करना कि यू नो जो आपको एक्सेप्टेबल होता है वो आपको एक्सेप्टेबल होता है। अब आप, ठीक। ठीक है आपका एक मिजाज होता है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे मैं इतनी लिबरल हूँ कि आप हिजाब पहनना चाहते हैं आप हिजाब पहने, आप शैंपेन पीना चाहते हैं आप वो करें, लेकिन मेरे साथ वो कंपैटिबल नहीं है। मैं फिर बैठ के ठीक। क्या करूंगी आपके लिए? तो शादी तो इंसान उसी से करता है जिससे कंपैटिबल हो। मैं तो समझ ही नहीं सकती कि ये जो खवातीन है जो अपना करियर अपनी मेरिट पे नहीं बनाती, मैं तो उस बात के खिलाफ हूँ। तो मैंने आपको ये कह रही हूँ कि मैंने इधर भी मीडिया में काम किया, उधर भी मीडिया में काम किया, और मैं आपको बता रही हूँ कि आप गलत काम किए बगैर अपना करियर बना सकते हैं। मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन इट इज वेरी पॉसिबल। ठीक। आप किसी बॉस को खुश करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप किसी बॉस को खुश करके एंकर बन जाएं फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी भी तो इट वुड बी इंसल्टिंग टू योर इंटेलिजेंस, फिर आपकी तो वो जीतना हुई ना। फिर तो रेहाम खान ने बीबीसी में जॉब ना ली हुई होती अपने बलबोते पे, या आज टीवी पे अपने बलबोते पे काम ना किया होता।
तो ये तो मेरे लिए एक इंसल्टिंग बात भी है, और बाकी औरतों के लिए भी इंसल्टिंग है, बिकॉज पाकिस्तान में ऐसी खवातीन, ऐसे लड़के, ऐसे यूथ अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी सहाफत कर सकती है, बहुत बहुत अच्छी सियासत कर सकती है, और उनको कोई वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। तो मैं तो अभी अगर उनकी बीवी होती तो मैं तो ये मस्खरे ना टॉलरेट करती। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आई डोंट नो कि उनकी जो अहलियां हैं वो शायद बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है, मैं इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हूँ। ठीक। आपकी शादी मोहतरमा रेहान बीबी और तब्दीली के नाम पे दिखाए जाने वाले ख्वाबों का इंजाम एक जैसा हुआ। आपको पीटीआई के सपोर्टर्स ने बड़े अच्छे अच्छे खिताब भी दिए, इल्काबात भी दिए, वो आपकी इज्जत भी करते थे, और जाहिर सी बात है आपके मिलियन एंड मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो अब भी आपसे राब्ते में होते होंगे इतनी परेशानी के बाद। क्या करते हैं? रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं जब आपसे गुफ्तगू करते हैं कि मैडम क्या फंसा दिया हमें भी? देखिए, वो हमारी उर्दू की मिसाल है ना कि मुश्किल वक्त में नानी याद आती है। तो जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेरे भाई हैं उनको अब भाभी याद आ रही है। तो हम्म। मुझे डीएम्स आते हैं उनके, और कल परसों मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने खिलाफ हो गए हो, पर डीपी तो तुमने लगाई हुई है इमरान की। तो रोज मुझे कहते हैं कि ये रीट्वीट कर दें, आप ही ये रीट्वीट कर दें। मैंने कहा भाई साहब, पाकिस्तान में आजकल बड़े बड़े मुश्किल हालात हैं, तुम क्यों, तुम्हारी बीवी और बच्चों ने कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सफर किया है। देखिए, ये जो उनके सोशल मीडिया के बड़े बड़े नाम थे, मैं इनको जाती तौर पे जानती हूँ, मेरे तो छोटे भाइयों की तरह है, बच्चों की तरह है। जी। तो उनकी भी तो जिंदगियां बर्बाद हुई है ना। रोज बीवियों से वो अब ताने सुनते हैं कि तुमने ना करियर बनाया, ना तुमने फैमिली को टाइम दिया इस आदमी के पीछे। तो मुझे उन्होंने एक ने जवाब दिया कि आप ही, मैं इसलिए डीपी नहीं चेंज करता कि मेरी 12 साल जो मैंने जाया किए हैं इस पार्टी के साथ, इसका रिमाइंडर हो कि मुझे रोज चुभे ये बात कि तुमने इस आदमी के पीछे जिंदगी अपनी बर्बाद की। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आपने कल्ट फॉलोइंग कही है, और आपने कहा कि जो अब थोड़ी सी मायूस हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली फेल हो गई है मेरी शादी की तरह, मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक की जो मंतक है, जो हिकमत है, वो हम समझ ही नहीं सकते। उस वक्त हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक। मैंने तो कुछ नहीं गलत किया था। लेकिन रेहाम खान के साथ जो हुआ, वो उसमें एक हिकमत थी जो कि अब मुझे समझ आ रही है, क्योंकि ये एक्सपोज मेरी जात पे भी, मेरी आंखें खुलना भी जरूरी थी। देखिए, हमने वोट दिया था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसी तरह इमरान का सिलेक्टेड होके कठपुतली इंस्टॉल्ड ये सारी बातें, और फिर ये 2 साल ये होना जरूरी था। वो इमरान खान की स्पीचेस सुने तो वो कहते थे कि मैं आगे ही लाऊंगा। एक्चुअली इन्होंने वो सारा प्रोपेगेंडा जो इतने अरसे हुआ, उस प्रोपेगेंडा से हमारी आंखें खोली हुकूमत में आके। तो ये अच्छा हुआ। मैं समझती हूँ कि हम सबको जिसके दिल में शक था, आज मुझे रोज मेरा नंबर लोग मालूम करते हैं कि जी हमने माफी मांगनी है आपसे, अच्छा। हमसे ठीक। गलती होगी, हमने आपकी शादी तबाह की, हमसे गलती होगी, हमने कॉलम लिख दिया, हमसे गलती होगी उस वक्त, बस हमसे भी गलती होगी, आपसे भी गलती होगी। तो ये इसका मकसद ये है कि जो लोग मुझे बुरा भला कहते थे, जब मैंने किताब भी लिखी है उससे पहले भी, कि ये तो गोल्ड डिगर थी, ये तो सियासत करना चाहती थी, ये तो जहर देती थी, ये तो मारती थी, जो भी फजूल बातें की गई, अब वो लोग कहते हैं कि काश आप ये कराती। अब वो कहते हैं कि हमें आपकी बात पे यकीन नहीं था, अब यकीन हो गया। तो ये अल्लाह ठीक। पाक की हिकमत है। ये तब्दीली को इस तरह फेल होना था, हमारी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी उसको उतरना था। और सिलेक्टर्स के साथ भी बहुत अच्छा हुआ है। देखिए ना ठीक। कि आपकी जो सिलेक्शन है उसमें उनकी भी तो कितनी बेइज्जती हुई है। मैं तो ऑनेस्टली आई फील वेरी अपसेट कि इस वक्त इंडिया दुश्मन आपकी दहलीज पे खड़ा है, और हमारा जो लांस नायक है, मेजर है, ब्रिगेडियर है, ये 1965 का तो वो वलवला या जोश नहीं रखता। उस वक्त मैडम नूरजहान खुद जाके रेडियो पाकिस्तान में पहुंच गई कि मैंने ए पुत्र हटाते नहीं बिकते गाना है, खुद कहा उन्होंने। और इस वक्त आप सोचे कि वो जो एलओसी पे शेलिंग बर्दाश्त कर रहा है, या खुदा ना खास्ता हम जंग की अलर्ट पे हैं, ये हम फौज का इस वक्त मोरल कितना डाउन होगा।
हमारी जो जुबानें खुल गई हैं पाकिस्तान में, लोग जो बातें फौज के लिए कर रहे हैं, ये फेयर तो नहीं है ना, क्योंकि सब तो उसमें शामिल नहीं थे। देखिए, हमारी फौज जो डिफेंस करती है, जो जाके लड़ती है, उसका मोरल तो हाई होना चाहिए ना। अब पंजाब में आप चले जाएं, जगह जगह उनको लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, शर्मिंदगी के कालम में वो फिर रहे हैं। एंड आई फील दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। इस वजह से कि 2018 की इलेक्शंस की वजह से बदनामी हुई है, सब जानते हैं कि क्यों आए हैं। देखिए, अगर अपने बलबूते पे आना होता तो क्यों बाकी बाकी रेस में से बाकी घोड़े ही गायब कर दिए, आपने एक ही घोड़ा छोड़ दिया। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, ये जी माने बिल्कुल ना ठीक। माने। काश वो घोड़ा ही होता, वो तो कई लोगों ने कहा वो कुछ और निकले। खैर, आपने कहा कि अब लोग आपसे माफी मांगते हैं आपकी शादी को लेके, काफी लोगों ने बदगुमानियां की और तुड़वाने तक भी आए। एक चीनी से लदा हुआ जहाज भी लंदन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता नजर आता है, उधर से भी कोई माफी की है अब कोई मैंने आपको दरख्वास्त? कहा ना कि पीटीआई में फिर मुश्किल वक्त में भाभी ही याद आती है। देखिए, सच्ची पूछे तो मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराती। देखिए, ये कहना कि किसी दोस्त, किसी पार्टी मेंबर, किसी बहन, किसी ये किसी वो, किसी के अमल की वजह से शादी टूटी, नहीं। रिश्ते टूटते हैं दो लोगों के बीच में क्योंकि कमजोर होते हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद सही नहीं होती। तो ये मैं कहूँ कि जी जहांगीर तरीन की वजह से मेरी शादी टूटी, गलत बात है। भाई, शौहर आपकी तरफ हो तो कौन आपको आपका रिश्ता तोड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको कहती हूँ कि घर की इज्जत को आप, ये घर की इज्जत को आपने नीलाम किया ना। तलाकें तो रोज होती हैं राशिद साहब, तलाक तो इजाजत है, हमारे दीन में सिर्फ उसकी इजाजत है। जी तलाक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन औरत को इस तरह जलील करना, एक पूरी मुहिम बनाना, इतना काम इन्वेस्टमेंट करना कि अब हम ये कहेंगे कि ये MI6 एजेंट थी, अब हम कहेंगे जहर दे रही है, अब हम कहेंगे नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। ऐसे कौन करता है? कितना फारग इंसान है ये। तो जब आपने सियासी पार्टी के जो लोग होते हैं, देखिए जहांगीर तरीन का जो रिश्ता इमरान के साथ है, मेरा ख्याल है उनकी जो मोहब्बत आपस में थी मुझसे तो कहीं ज्यादा थी। इस वक्त तो वो डिप्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि जो उनकी इन्वेस्टमेंट रही है इमरान पे, हमें वो बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट, और मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं इस बात की गवाह हूँ कि वो कितनी शीरीनी तरीके से बात करते थे खान साहब से। अच्छा। और मेरी आंखों देखा हाल है कि मेरे लिए एक बड़ा मसला था कि जहांगीर तरीन किसी वक्त भी मेरे जो सहन है या लॉन है उसमें बैठे होते थे, मुझे पता ही नहीं होता था। उनके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं थे, जाहिर है क्योंकि उनकी मेहरबानियां भी बहुत हैं। तो जिसकी वजह से आपका घर का लिटरली पेट्रोल, गाड़ी, आटा, मतलब यू नेम इट, चीनी, सब कुछ चल रहा हो, और जो आपके लिए इतनी खिदमत करे। तो मैंने एक सीन लिखा है किताब में कि एक दिन जहांगीर तरीन का मैसेज आया, तो नाश्ते के वक्त में मुझे कहते हैं, इमरान के अल्फाज थे कि माय गॉड व्हाई इज ही सो ग्रीडी। तो मैंने मुस्कुरा के देखा, मैंने कहा, तो दिल में मुझे बड़ी अजीब लगी बात कि खुद इंसान ग्रीडी और किसी और की ग्रीड पे हैरत का इजहार कर रहा हो। भाई, वो आप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो शादी तो नहीं करना चाहता ना आपसे, कोई रीजन होगा, कुछ चाहता ही होगा। लोग जी सियासत में क्यों जुड़ते हैं? जी मैंने तो जहांगीर तरीन को जिस तरीके से अपनी सेहत खराब करते हुए देखा, मैंने उनको बैठ के ये बात उनको याद है कि मैंने उनको कहा कि जहांगीर, तुम बीमार आदमी हो, बीमार कर लिया, घर पे बैठो। जब उनके ऊपर शो कॉज नोटिस जस्टिस वजी निकाल रहे थे, बहुत सी ऐसी बातें होती थी कि जिसकी वजह से परेशानी होती थी, तो मैंने उनको कहा कि तुम बहुत वीक लग रहे हो, तुम यू लुक लाइक अ गोस्ट। तो बिकॉज उनका कैंसर दोबारा छेड़ पड़ा था, मैंने कहा आप रेस्ट करें, ये क्या कर रहे हैं आप। आई वॉज जेन्युइनली कंसर्न। तो क्योंकि मैं तो उनका जो सियासी जो अमल दखल था उसमें आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन आई डू थिंक कि फैमिली को तो इस वक्त देखे ना, जिस फैमिली को टाइम नहीं दे सके, क्यों उन्होंने ज्यादा टाइम तो बनी गाला में गुजारा है, मोनी भाभी के साथ तो कम टाइम गुजारा है, बच्चों के साथ वो सारा वक्त तो इमरान के साथ जुड़े हुए थे। तो आज अगर उस बंदे को आप इस तरीके से उठा के फेंक देते हैं, बाकी लोगों को भी सबक सीखना चाहिए इससे, और वो तो सबक सीख चुके हैं। अब वो ना, ठीक। अब उनकी भी आप एक कश्मकश चेक करें कि वो ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। जहांगीर तरीन इमरान के साथ सियासत के लिए जुड़े हुए थे ना, ठीक। पैसा तो उन्होंने पहले भी बहुत बनाया था,
पैसा तो उन्होंने मुशर्रफ के टाइम पे भी बहुत बनाया है। तो सियासत ही थी ना, अलीम खान हो गए, जहांगीर तरीन हो गए, सियासत में हिस्सा चाहते थे। अब अगर आप ही का दोस्त आपको इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई कर दे और आप ये टीवी पे जाके इसका इकरार कर दे रहे हैं, आम खान को तो पता था कि ये होगा, हमें तो, हमारी सारी टीम को, इनकी अपनी टीम को ये पता था। जब जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई होने जा रहे थे उससे 2 महीने पहले हमको पता था। कैसे? सिर्फ जहांगीर तरीन को नहीं पता था, लेकिन आप उनको कैसे पता था? सॉरी, कैसे पता था मोहतरमा बीबी? राशिद साहब, क्या ये अंदर अंदर प्लान था? इमरान खान साहब का प्लान था? राशिद साहब फिर हमारी भी सोर्सेज हैं, हम प्रोफेशनल, देखिए एज अ बीवी हम बड़ी हिमाकतें कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली तो हम फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। सोर्सेज जरूरी तो नहीं है कि सबकी सोर्सेज, हमारी कुछ और सोर्सेज हैं, कुछ लोग इशारे लेते हैं और कुछ लोग ये है कि जेन्युइन सोर्सेज होती है। तो हमें भी और जहांगीर तरीन की टीम के एक बहुत करीबी जो एक लड़का उनके लिए काम करता था, हमें पता था कि मतलब 2-3 महीने की बात है। और मैंने एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई, मैं रेस्टोरेंट में बैठी थी, तो मैंने उसको दूर से आया, तो अभी भी मुझे ऑफ एयर तो भाभी भाभी कहते हैं, तो आया और मैं एक बिजनेस मीटिंग में बैठी थी, तो मुझे कहने लगे भाभी भाभी भाभी। अब मेरे टीम को बड़ा गुस्सा आ रहा, तो मेरी जो एक खातून में मेरे लिए काम करती है, उन्होंने उसको कहा अब तुम्हारी भाभी नहीं है तमीज। तो उसने मुझसे फिर पश्तो में बात की, मुझे कहता है कि, मैंने कहा तुम लोग क्या ड्रामे कर रहे हो, आयशा गुलाले से मेरा ना लेना ना देना, मैं मेरी सलाम दुआ नहीं है, तुम लोग मेरे पीछे क्या ये मीम्स कर रहे हो। मैंने कहा मुझे पता है ये सारी तुम्हारी शैतानी है, मैं जानती हूँ ये मीम्स बनाना। कहते भाभी बस 2 महीने की बात है, एंड दिस इज एग्जैक्टली 2-2.5 महीने बिफोर द जजमेंट। तो अब आप सोचिए कि जहांगीर तरीन को क्या महसूस हो रहा होगा कि उनको एक्चुअली इलेक्शन से जाने से पहले उन्होंने इसलिए अपने बेटे को, अली को नहीं लड़वाया क्योंकि उनको पता था कि इमरान ने उनकी कुर्बानी दी है। एंड इमेजिन कि एक आदमी, देखिए मेरा तो ये जो बात करते हैं ना कि सियासत में आना चाहती थी या पार्टी पे हावी होना चाहती थी, ये सब, ये इतनी स्टूपिड बात है, क्योंकि एक्चुअली इट मेक्स नो सेंस कि इमरान की जगह कौन ले सकता है, इमरान जब तक है उसकी जगह कौन ले सकता है, इट्स नॉट अ पार्टी, तो मैं कैसे हावी हो सकती थी। तो इन सब ने भी जो लॉबी की सब ने की, ये भी इनकी गलत फहमी थी कि मैं इमरान के होते हुए कैसे पार्टी पे हावी हो सकती हूँ। ये एक कमजोरी की और अपनी जात पे लैक ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि अपनी सलाहियत पे एतमाद ना हो, ये इसकी निशानदेही करता है। लेकिन उसके बाद आप सोचें कि इलेक्शंस में जाते हुए जहांगीर तरीन को ये पता था कि भाई ना मैं इलेक्टेड, और उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं लड़वाया। देखिए चीफ मिनिस्टर बनना चाहते होंगे ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहते होंगे, अब वो जब आपके साथ ये हैंड तो उनके साथ हुआ है और उनको मालूम था, और अब उन्होंने जाके एतराफ कर लिया है, टेलीविजन शोज पे उन्होंने कह दिया है कि जी ये बैलेंस करना था। अब यहाँ भी वो थोड़ी सी मेहरबानी कर रहे हैं एक्चुअली। अभी तक उन्होंने बड़ी मेहरबानी कर दी है इमरान के साथ, अभी तक उन्होंने सिर्फ आजम खान का नाम लिया है। आजम खान तो एक ब्यूरोक्रेट है, हमें पता है ना कि ऊपर कौन है, हमें पता है जहांगीर तरीन साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो कभी ना कभी तो बोलेंगे कि आजम खान किसकी वहां पे ये काम कर रहा था। अब राशिद साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे तो इसलिए पता है कि मैं बनी गाला की सोर्स है, आपको पता है क्योंकि आपको पता इस वजह से है क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ये सेटअप क्रिएट किया था जो कि अब इमरान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सबको पता है कि रिकॉर्डिंग्स कहाँ जाती हैं, किधर आती हैं। तो भी जहांगीर तरीन साहब थोड़ा सा मेरा ख्याल है शौक में है, और थोड़ा सा वो हम सब कुछ दिनों का, इमरान साहब 6 महीने की तवक्को लगाए बैठे हैं, हम लोग शायद उससे कम का एस्टिमेट कर रहे हैं। जी, एहसास प्रोग्राम की एक तकरीब में मोहतरम न्याजी साहब ने फरमाया कि इस वक्त कोई अगर काम करता नजर आ रहा है तो वो मुराद सईद और जरताज गुल हैं, जबकि जरताज गुल के बयानात आपके सामने हैं कि कभी कोविड-19 की किस्में, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या मयार क्या है क्वालिफिकेशन का? देखिए काम तो वो कर रहे हैं डेफिनेटली। अब आप देखिए हर बंदा डिफरेंट वो होता है, जैसे मेरी जरूरियात डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्रू को सख्ती से मना किया गया है कि मुझे एक पैराग्राफ का टेक्स्ट ना भेजें। जब कभी उनको मेरी याद आती है तो वो मुझे काफी इमोशनल किस्म के टेक्स्ट भेजते हैं
जैसे कल किसी ने मुझे टेक्स्ट भेजा, मैंने उनको कहा हुआ था कि एक मुझे लिस्ट बना के दें कुछ लोगों की तालीम की, और मैं कंपेयर करवाना चाह रही थी कि अभी की काबीना, पिछली काबीना, इस तरह। तो मुझे उसने टेक्स्ट कर दिया कि मैम मैं आम खरीदने गया और मुझे आप बड़ी याद आई, तो उसको मुझसे डांट पड़ी, क्योंकि मेरा जो वर्किंग का स्टाइल वो ये है कि मैं कहती फजूल बात ना करें मुझे, और फिर वो खफा भी हो जाते कि मैम हम चापलूसी नहीं करें, हमें वाकई आप याद आ रही हैं, आपने यहाँ पे हमें ये खिलाया था वहां पे। लेकिन हर बंदे की एक जरूरत होती है। अब ये कहना कि जरताज गुल काम नहीं कर रही, वो काम उनको पसंद है, न्याजी साहब को पसंद था तो फेडरल मिनिस्टर बना दिया है एक ऐसी औरत को जो कि इस वक्त बच्चा बच्चा जानता है कोविड-19। मतलब ये इतनी ऑब्वियस बात है, ये मजाक की भी बात नहीं है, ये शॉकिंग बात है कि ये कोई, उनसे हमने कोई केमिस्ट्री की इक्वेशन नहीं पूछी थी, हमने उनसे ये भी नहीं पूछा कि बताइए कि जी एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या है, और वो टीवी पे बैठ के जो बात कर रही हैं कि कोविड-19 इसलिए कहते हैं कि 19 नकात है। और मुझे तो उनपे अफसोस हो रहा था जो पीटीवी के हमारे बड़े डिसेंट और बड़े सुलझे हुए एंकर हैं, कि वो भी बेचारे किस तरीके से उनको हंसी नहीं आई, शायद रोना आ रहा हो, और वो सर हिला रहे हैं और जी जी कह रहे हैं। वो और भी बड़े शाहकार हैं उस इंटरव्यू में, उसमें हर लाइन में एक शाहकार है, वो अजीब अजीब बातें उसमें कर रही है। वो तो कह रही है कि कोलैटरल डैमेज की बात कर रही है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो तो किसी और प्लेनेट से ताल्लुक है उनका। और शायद क्योंकि वो, हम कहते हैं ना खलाई मखलूक इनको लाई है, तो शायद ये वो खलाई मखलूक से मैच करती हूँ, क्योंकि कोई बंदा जो कोरोना के वक्त में 4 साल का बच्चा भी है उसको पता है कोविड-19 का क्या मतलब है। लेकिन इमरान की ये जरूरियात ही नहीं है, उनको चाहिए दरबारी लोग जो कहे क्या हैंडसम है, क्या किलर स्माइल है। अब किसी औरत को ऐसी बात करनी चाहिए? आप सोचें कि किसी और माशरे में, अमेरिका में, फ्रांस में, यूके में, कोई औरत ये कहे कि जी बोरिस जॉनसन के बाल कितने ब्लॉन्ड है। आई मीन हाउ एम्बैरेसिंग, इट इज ह्यूमिलिएटिंग। और मुझे इस वजह से नहीं शर्म आती कि ये पीटीआई की, आप यकीन करें मुझे शर्म इसलिए आती है कि ये पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्टर है। अब मुराद के जो हम देखते हैं असेंबली में सीन्स, वो जिस तरीके से चार्ज करके अटैक करते हैं, मतलब आप सोचें कि वो, मैं एक वीडियो बार बार देखती हूँ जिसमें वो बेचारी पीटीआई का कोई सीनियर बंदा है, कोई ओल्डर आदमी है, बुजुर्ग हैं, उनके भी सर पे उनका हाथ लगता है। लाइक ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना आप। ये नहीं कह सकते कि जी ये जुनूनी मेरा टाइगर है और ये मेरी तारीफें बहुत करती हैं। तो क्या हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी ये फोर्ट करते हैं? आपको अगर ये मस्खरे पसंद है, आपको बादशाह भी कोर्ट जेस्टर्स रखते थे अपने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, तफरीह रखें आप, अल्लाह का वास्ता है उनको फेडरल मिनिस्ट्री ना दे। आपने जो तफरीह अपनी रखती है रखें, लेकिन आप उनको प्लीज, ये तो आपने उनको टीवी का कोई कॉमेडी शो दे देते, मैं फिर भी कहती चले कोई बात नहीं है, लेकिन आपने उनको फेडरल मिनिस्ट्री दे दी है। ये लड़के लड़कियां जाते हैं टर्की में, हमारी नुमाइंदगी करते हैं, यूएन में बैठते हैं। आप यकीन करें कि मैं तो एम्बैरेसमेंट से देखती ही नहीं, शर्म आती है हमें। ठीक, मतलब जादू टूना हराम है। आप बड़े जाहिर है वहां पहाड़ पे रही बनीगाला के, क्या देखा खान साहब? क्या अंडे तोड़ते थे, दाल फेंकते थे, सिरी पाए जलाते थे, बकरे की सिरियां फेंकते थे, करते क्या थे? क्या था? हम तो आप पे बिलीव करेंगे। राशिद साहब, मैंने तो जो देखा, तो मैंने तो किताब में जब हम एडिटिंग कर रहे थे तो मुझे बार बार समझ आई कि जो वर्ड्स मैंने बहुत इस्तेमाल किए हैं, लफ्ज जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो वो स्टंड था। यानी ये कुछ फ्रेजेस थी, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, आई वॉज स्टंड, बिकॉज एक्चुअली मेरी कैफियत उस पहाड़ पे यही थी कि मैं रोज ऐसी चीजें देखूं जिससे आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और आप सोचते हो ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये कैसी दुनिया है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने पहली बात ये कि जादू हराम है, कोई अमल करना हराम है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना यूके में ना पाकिस्तान में कभी तावीज देखा था, मैंने कभी तावीज नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं था कि तावीज कैसे होते हैं। तो चूंकि मैं जरा सफाई पसंद हूँ, तो मैं खुद ड्रॉर्स जब चेक करती थी, जरा शर्मिंदगी भी होती थी कि नौकर अब क्या आके देखेंगे कि क्या चीजें हैं इसमें।
तो जब वो मैं साफ करती थी और फेंकती थी तो मुझे फिर एक नौकर ने कहा कि इसको हाथ नहीं लगाते बीबी, इसको तावीज को, ये काला जादू का तावीज है। एंड ये जो काली दाल वाला जो मैंने किस्सा किया, मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे खफा हैं। आपको पता है यूके में काली दाल बड़ी पॉपुलर डिश समझी जाती है। तो वो उन्होंने मुझे गिला किया कि बाकी तो किताब बहुत अच्छी थी, हम रोए, हम हंसे, बड़ा एंजॉय किया, लेकिन तुमने ना काली दाल से बिल्कुल अब खाने को दिल नहीं करता। तो हालांकि मैंने तो जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता था कि इसका कोई ताल्लुक जादू से है। मैं तो सिर्फ जब दरवाजा खोला और वो सीन देखा तो मैं तो यकीन नहीं कर पाई कि कोई बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा बंदा, जिसकी पहली बीवी गोरी, जिसकी गर्लफ्रेंड्स गोरी, जो कि मतलब मैं आई कुडंट बिलीव इट। आप दीन को भी छोड़ दें, ये किस दुनिया में होता है, ये वुडू हरकतें। और वो नौकरों के सामने भी मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था, क्योंकि नौकरों के सामने आप हैं जनाब रहनुमा, मतलब कायदे आजम से आप अपने को मुशाबत करते हैं, मिलाते हैं। हालांकि आपके दौर में किताबों में आपको यही नहीं पता कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख पैदाइश क्या थी। आज हमें पंजाब की किताब देखिए, उसमें 1976 लिखा हुआ है। तो इनके पता नहीं कौन है बानी, कौन है कायद जो कि 1976 में किन की पैदाइश हुई है। लेकिन आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, मैं नहीं समझ सकती थी। और मैंने हमेशा इस पे एतराज किया, बड़े आई जस्ट सेड टू हिम कि ये देखिए मजाक उड़ा है। किचन में मैं गई हूँ, लड़के हंस रहे हैं और मुझे शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि आपको समझ नहीं आती, आप लीडर हैं, ऊपर से आप इस्लाम इस्लाम करते हैं। यू नो वो क्या कहेंगे आपके बारे में। आपको पता है केपी में हमारा जो कुछ एरियाज हैं वो बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इस्लाम को। तो एंड इट्स एम्बैरेसिंग, अगेन इट वाज एम्बैरेसिंग। कभी कोई आ रहा है वो किसी चीज पे फूंक रहा है, कभी कोई, इट वाज जस्ट अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस कि मैं नहीं समझ सकती कि पढ़ा लिखा कोई बंदा। और फिर आपने जाके देखा कि उसकी, अब आप सोचें कि मेरे साथ होते तो मैं इजाजत देती कि जनाब कोई फूल फेंके यहाँ पे सजदे करें। तो इट्स किसी लेवल पे ना वेस्टर्न माइंडसेट इसको इजाजत देता है, ना दीन हमारी इसकी इजाजत देता है। दीन तो हमारा इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप जब राजुल जन्ना में खड़े होते हैं तो आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते, दुआ के लिए आप किबले की तरफ हाथ उठाते हैं। और ये भी हुआ उम्रे के वक्त, हम जब खड़े थे तो इनके दोनों के हाथ पे जो वहां पे नमाज लीड कर रहे थे, क्योंकि अब ये चीजें ऑब्वियस हैं। मुझे ऑनेस्टली कहते हुए भी ये शर्मिंदगी होती है। और मैं ये भी आपसे कहूँ राशिद साहब कि मैं ये भी लोगों को मार्जिन देती हूँ कि लोग जो कहते हैं ना झूठ बोल रही है, ये किसी के पैसे पे लिफाफी बोल रही है, ये प्रोपेगेंडा कर रही है, ये एजेंट है, ये लाइज फैब्रिकेशंस। आई अंडरस्टैंड कि ये क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बातें इतनी अनबिलीवेबल हैं कि वाकई यकीन नहीं आता। मैंने पाकिस्तानी कौम ऐसी नहीं है, ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं जो ऐसे गुमराह हैं। तो मुझे जब कोई गाली देता है, कुछ तो ऑफ कोर्स पेड है, लेकिन जब मुझ पे लोग बात करते हैं ना कि नहीं नहीं ये इमरान तो बड़ा नेक आदमी है और ऑनेस्ट आदमी है, और मैं सोचती हूँ कि मैं भी तो धोखे में आ गई थी, तो जाहिर है ये बात का मेरे यकीन नहीं करेंगे। आई हैव दैट अंडरस्टैंडिंग फॉर दीज पीपल कि मेरी बात के ऊपर शक करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो मैंने तो पहले लिखा था और पहले देखा था, और फिर आपने देख ही लिया कि किस किस्म की हरकतें हो रही हैं। तो अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मैंने ये नाम क्यों लिखे होते किताब में, मैंने ये बातें क्यों लिखी होती, उन्होंने तो जाके पब्लिकली ये बातें कर दी। ठीक। आपको क्या पता था कि इमरान खान कभी वजीर आजम बनेंगे और 2018 का इलेक्शन चोरीशुदा इलेक्शन था? देखिए, मैंने जब उनसे शादी की तो मुझे ये पता था कि मेरे फर्स्ट लेडी बनने के चांसेस सिफर हैं, और मैं नहीं समझती थी कि इमरान वजीर आजम बन सकते हैं।
और उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में देखें, सैडली ये भी मैं आपको कहूँ कि मैं इमरान को ये मार्जिन देती हूँ कि अगर ये सब कुछ ना करते तो वो वजीर आजम नहीं बन सकते थे। यानी अगर वो कठपुतली ना बनते, अगर वो हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करते, मैं यहाँ तक आपको कहने के लिए जा सकती हूँ कि ये जो शादियां करना या तलाकें देना, जिस तरह से शादी करना, ये सब जो है ये उनकी मजबूरी है, ये और कोई तरीका नहीं था। और इमरान का वजीर आजम बनना एक ख्वाब था, और ये एक वहम है लोगों का कि वो समझते हैं कि इमरान वजीर आजम बनने के अलावा कुछ और करना चाहते हैं, मतलब कि वो कोई लेगेसी नहीं छोड़ना चाहते। मैंने किताब में भी ये लिखा है, और मैं ये उनको कहती थी कि देखिए नेल्सन मंडेला, आप कहते हैं मैं 22 साल मैंने जिद्दोजहद की, मैं थक गया हूँ। नेल्सन मंडेला एक इतने छोटी सी काल कोठरी में रहा, मार्टिन लूथर किंग शहीद हो गया, लेकिन उसकी एक लेगेसी है, कुछ ना बने, कभी प्राइम मिनिस्टर ना बने। मैंने प्राइम मिनिस्टर आपको बनाने के लिए या बनने के ख्वाब में आपसे शादी नहीं की, मैंने कैसे इमरान से शादी की है, एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसकी मिशन को मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। आप खैबर पुख्तनख्वा में एक दो अच्छे काम कर जाएं, आप एक ऐसी तकरीर कर जाएं जो हमारी टेक्स्ट बुक में छप जाए। ये बातें मैं रोज उनको कहती थी, और मैं उनको ये भी कहती थी कि इमरान, अगर तुम्हें खुदा ना खास्ता किसी ने बना दिया वजीर आजम, तो तुम सुबह उठोगे कैसे। मैंने किताब में लिखा है कि मैंने उनको केट मॉस का नाम दिया हुआ था, जो यहाँ की एक सुपर मॉडल थी, जी। कि मैंने कहा तुम सुबह उठते हो, विटामिन के फके मारते हो, और तुम 11-12 बजे तक सन ग्लासेस लगा के आंखें आपकी खुलती नहीं है, 4 बजे आप जबरदस्ती नहा धो के जाते हैं, एक फोटो खिंचाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिन आपका खत्म हो जाता है। मैंने कहा तुम्हें तो वजीर आजम तो सो ही नहीं सकता, वजीर आजम तो हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। मार्गरेट थैचर 4 घंटे सोती थी। शहबाज शरीफ की टीम कहती है कि मैडम वो तो हमें हमें तो आराम है, छुट्टी पे हम, क्योंकि वो तो किसी वक्त भी उनकी कॉल आ सकती थी। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, आप यूएस प्रेसिडेंट्स की हालत देखें, आप इस तरीके से तो नहीं, कोई 16 साल बच्चा जो कि रात को पार्टी करे, सुबह सोया रहे, और जनाब उसके फिर 4 नाश्ते चलते रहे, फाइल ही ना खोले, बैठ की बात ही ना सुने, बैठने की सलाहियत ही ना हो। तो ये आई नेवर थॉट कि ही वुड बिकम प्राइम मिनिस्टर, नॉट लाइक दैट, बट आई डिड से टू हिम कि आप 10 साल केपी में हुकूमत करें, छोटा सूबा है, आप सबको पानी दे दें, साफ पानी दे दें, मेरे नजदीक ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और केपी और पर्टिकुलरली पेशावर बहुत छोटा शहर है कंपेयर टू अदर सिटीज, और हमारी जो एंट्रेंस और एग्जिट है वो भी दो, मतलब एक एंट्रेंस है एक एग्जिट है। हम यहाँ पे बीआरटी की आप मिसाल लें, ऐसी जबरदस्त रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस कर सकते थे। वो इतनी खूबसूरत सड़क है जो रिंग रोड से हयाताबाद जाती है, 27 किलोमीटर की, और इनके पास इसकी फंडिंग थी, नहीं किया, नहीं किया। तो कमाल है, आप इतने लीडर हैं, आपकी मर्जी के बगैर कोई बयान नहीं दे सकता टीवी पे। आप फोन करते हैं, फयाजुल हसन चौहान को कहते हैं इसके पीछे पै जाओ, इसके ऊपर पड़ जाओ, ये सोशल मीडिया पे इसको अटैक करो। आप अपने केपी के चीफ मिनिस्टर को नहीं कह सकते थे कि एक ढंग की बसेस की सर्विस शुरू कर दो, सड़क तो बनी हुई थी वहां पे, पहले की बनी हुई थी, कर सकते थे, करना चाहते नहीं थे। तो ये अगर ये रिगिंग ना होती, अगर 2018 का ये जो सिलेक्शन है, अगर ये ना होता, तो इमरान कैसे वजीर आजम बनते। और इमरान का ये सबसे बड़ा जो एक नाइटमेयर था कि कहीं मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी तो जिंदगी खत्म हो रही है, मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा, ये एक ऑब्सेशन थी ये। और जिक्र करते थे, ये बात होती थी नॉन स्टॉप। और वो जब भी बातें करें तो एक होता है ना जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं ग्रैंडियोसिटी, कि बात ही बड़ी बड़ी बात करना। मतलब उनका मैंने तो हर चीज डिस्क्राइब की है कि किस पोज में खड़े होते थे, दरवाजे में पैर रखे, और जब मैं वजीर आजम होगा, और मैं सोचती थी कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। आपको पता है बीवियां काफी चीजें मर्दों की अगर बुरा गा भी रहे हो तो क्या करता है इंसान, जाहिर है दिन चलाना होता है, तो बीवियां काफी कुछ बर्दाश्त करती हैं कि चलो फजूल बात कर रहा है, खैर है कोई बात नहीं, कह रहे हैं इट्स ओके। अब ये फजूल शो ऑफ कर रहा है, हम करते हैं। मेरी बड़ी अच्छी जबरदस्त पहली शादी की भी ट्रेनिंग थी, तो कुव्वत बर्दाश्त मुझ में काफी है, लेकिन इंसान सीरियसली नहीं लेता, कहता है कि फजूल बात कर रहा है। लेकिन
यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इमरान की जो जो किताब में मैंने लिखा है, जो लोगों ने पढ़ी नहीं है, अफसोस की बात ये कि जो हमारे ये जो पीटीआई का जो एक कल्चर बना है ना, ये तो इदारिये भी नहीं पढ़ते, ये तो ये भी नहीं देखते कि वीडियो में किस वजह से कोई अरेस्ट हो रहा है। मतलब बलोचिस्तान में, क्वेटा में लड़कियां अरेस्ट हो रही हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट एचईसी के खिलाफ, उनको गालियां देने शुरू हो गई हैं कि जनाब बलोच सेपरेटिस्ट है। ओ भाई मेरे, वीडियो तो सुन तो लो, वो कह क्या रही है। तो ये वो कौम है, अब इनको पता ही नहीं है कि किताब में क्या है। कहते हैं फौज बातें हैं, कहते हैं वाहियात बातें हैं। अब वो बातें, आई एम सॉरी, मैं तो एज अ पेरेंट, मेरे बच्चे हैं, सख्त खिलाफ है, शराब नोशी के खिलाफ है, ड्रग्स के खिलाफ है। क्यों है? क्योंकि मैंने उनसे बात की है। मैं नहीं चाहती कि वो बाहर से जाके कोई उनको भरा हुआ सिगरेट दे, मैंने उनको बचपन से आगे ही दी है। और मैंने किताब, तो गलत बात की निशानदेही करना गुनाह है क्या? नहीं है भाई। मैं आपको कह रही हूँ कि मेरिट का कत्ल कर रहे हैं आप, ये जाती बात है ही नहीं। ये जातियात पे देखिए, जातियात तब होती है जब मेरा किसी के साथ रिश्ता हो और वो हुकूमत पाकिस्तान 222 करोड़ अवाम या रीजन के ऊपर उसकी जो दिमागी सूरत हाल है या उसकी जो हरकत है वो असरअंदाज ना हो रही हो, वो जाती रिश्ता होगा ना। जाती रिश्तों में तो बहुत चीजें होती हैं, लोग बेवफाइयां भी करते हैं, लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जब आप अपनी हरकतों की वजह से मुल्क के लिए एक खतरा हो। ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 2 साल में जो किया है, रेहाम खान की तो सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, हम तो बाहर रहते हैं। आपने मईशत का खून किया है, आपने हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बेइज्जती की है। अब कल आपके शहबाज गिल साहब का एक बयान चल रहा है इंडिया में कि वो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैंपेन में ट्वीट कर रहा है। आप सोचें जरा कि कभी इंडिया ने ऐसा किया? इमरान की कैंपेनिंग की, नवाज शरीफ की कैंपेनिंग की, वो जिसको मोदी का यार कहते थे, उसने कभी ट्वीट की? तो ये बातें, मेरा लिखना, मैंने अल्लाह पाक के हुजूर जवाब दे हूं, मेरे अपने जमीर को सेटिस्फाई करना जरूरी था। ये जरूरी था कि मैं आपने कहा मोहतरमा, आपने कहा कि आपकी किताब को एक गलत रंग देने में उन्हीं सहाफियों का सिर्फ पोहश अल्फाज का इस्तेमाल करना और प्रोपेगेंडा करना, ये वही सहाफी थे जिन्होंने कबाब बहुत खाए थे बनी गाला से, जिन्होंने इसको वहां उलझाया। खैर, जब हुकूमत से उनकी कारकर्दगी का पूछें तो कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बीमारी पे सियासत। जब उनसे पूछे बीआरटी का क्या बना, कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चले गए। तो आप भी साथ रही और अच्छा खासा अरसा रही, क्या जिक्र होता था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में? क्या तासुरात थे और आपके अब तासुरात मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या? देखिए, आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमरान एक स्पोर्ट्समैन है जिनको जीतने का भी एक नशा होता है, एक ऑब्सेशन होता है। उनको ट्रॉफी उठाना सिखाई गई है किसी तरह से भी। एंड ही इज अ फास्ट बॉलर। आपको पता है फास्ट बॉलिंग में तो वो खुद एतराफ कर चुके हैं टीवी पे भी कि कभी कभी कोई कॉक भी मार दिया, कभी ये सब चलता है फास्ट बॉलिंग में। तो उनका जो टारगेट था वो अपनी शेरवानी था। और जब भी कभी, सबसे ज्यादा मियां नवाज शरीफ के बारे में तो कम, लेकिन मरियम नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से बहुत ज्यादा जेलसी मुझे महसूस होती थी। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि जब मरियम नवाज शरीफ गई यूएस और मिशेल ओबामा के साथ एक वो एजुकेशन का उसकी स्पीच थी, तो अब मैं ऑल्दो बनी गाला में बैठी थी, मेरा ख्याल है 24 सितंबर की बात है, मुझे डेट भी याद है। और मैं जब देख रही हूँ उनको, तो मैं इस तरह देख रही हूँ जैसे हम बीबी को देखते थे या जैसे हम किसी भी या हिना रबानी खर को देखते थे। लेकिन जब भी कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए बाहर जाता है, औरत हो मर्द हो, अब मेरा इससे लेना देना नहीं कि वो अपोजिंग पार्टी की हैं, मेरा इससे लेना देना नहीं कि वो नवाज शरीफ के साथ जाती हैं। उस वक्त भी मैंने देखा और उनका पूरा मैंने वो स्पीच सुनी। अब मैं इमरान को बार बार बुलाने की कोशिश करूं कि ये देखें ये हो रहा है, वो देख भी नहीं सकते थे। ये जो प्रोटोकॉल से जेलसी है और ये जो प्रोटोकॉल की, उसमें मुझे ये फील होता था कि ये इनकी प्रोटोकॉल की अपनी हसरत है। और वो आपने देख लिया कि जब इनके साहबजादे आए तो कितना प्रोटोकॉल चल रहा था।
सो नवाज शरीफ के साथ दी ओनली एक इंसिडेंट वो बताते थे, वो कोई क्रिकेट का मैच के किस तरीके से क्रिकेट नहीं खेल सकता था। वो हर जो भी सहाफी आप जिनसे बात करें या किसी दोस्त से, तो वो स्टोरी जरूर सुनाते हैं कि एक बार नवाज शरीफ आए और क्रिकेट खेला तो क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। तो नवाज शरीफ तो क्रिकेटर, ये तो उनकी वजह शोहरत है ही नहीं। सो मेरा ख्याल है कि उनकी जो एक ये व्हाट आई फेल्ट वाज कि बाय हुक और बाय क्रुक मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है और इसको किसी तरीके से मैंने अटैक करना है। और वजह अटैक करने की ये नहीं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कि वजह ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर और मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं। हसद था मरियम बीबी से और कायदे मोहतरम नवाज शरीफ से हसद था, आप ये कह रही हैं? शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज शरीफ से बहुत ज्यादा था। एंड आई थिंक उसकी प्रोबेबली रीजन ये थी कि इनकी जहां से इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई थी, उधर से उनको ये बताया गया था कि जो मेन थ्रेट है वो ये अगली पीढ़ी है। जो टारगेट था ना, वो पहले से इट वाज अंडरस्टूड कि जी शहबाज शरीफ से। और वो मैं किताब में एक किस्सा करती हूँ कि जब मैं गई शहबाज शरीफ का इंटरव्यू लेने के लिए, पीटीवी के लिए मैं काम कर रही थी, तो उनका झट से मुझे फोन आया और टेक्स्ट कर दिया उन्होंने मुझे जीएसएम पे कि तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक और कंपोज कलेक्टेड। तो आई थॉट कि आप तो टीवी देखते नहीं है, तो व्हाई वर यू वाचिंग दिस इंटरव्यू, कि मैंने शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया। तो वो मकसद कहने का ये है कि ये एक जाती जो हसद है ना, देखिए इसमें हमारे पुराने बहुत सी हिस्ट्री में, तारीख में ऐसे वाकयात हैं, इवन हमारे दीन में ऐसे वाकयात है कि जब आपका पर्सनल वेंडेटा आ जाए, रिवेंज, गुस्सा पर्सनल हो जाए, कि अगर आप किसी को जंग में भी हैं और आप किसी को कत्ल करने वाले हैं और आपके चेहरे पे थूक दे, तो अब मुझे इस पे गुस्सा आ गया, नहीं, अभी तक ये जंग की सिचुएशन थी, मैं इसको एज अ सोल्जर मारा था, लेकिन अब ये मुझे ईगो पे अटैक है। तो मैंने इमरान की पर्सनालिटी में ये फील किया कि उनको एक पर्सनल लेवल का जो हसद है वो कुर्सी से है, वो एक पोजीशन से है कि मैं क्यों। और ये दिस वाज अ वेरी अनअट्रैक्टिव क्वालिटी, बिकॉज देखिए इस चीज की मैं इज्जत नहीं कर सकती। अगर आप हुकूमत में आना चाहते हैं और आपको अल्लाह ने कितना कुछ इज्जत दी है और आप कुछ हिस्सा ना डाल सकें, यानी कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं या मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, तो मैं एज प्राइम मिनिस्टर इमरान या एज चीफ मिनिस्टर इमरान मैं इतने लोगों को रोजगार दे दूं, या मेरी ये ड्रीम नहीं थी। ड्रीम ये थी कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं ऊपर खड़ा होऊंगा, मैं स्पीच दूंगा, मैं देखूंगा तुम ऑडियंस में बैठी हो। दिस इज अ वेरी शैलो एटीट्यूड, क्योंकि इंसान, लेकिन अवाम को तो यही कहा जा रहा था कि मैं करोड़ नौकरियां दूंगा, हमें तो यही बताया जा रहा था। नहीं, वो तो हमें तो बहुत कुछ बताया गया था जी। हमको तो ये भी बताया गया था कि मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन होगी, यूथ की रिप्रेजेंटेशन होगी, मैं पढ़े लिखे नौजवान वापस आएंगे। इस वक्त मैं जब फोन उठाती हूँ पाकिस्तान से, मैं जब लोगों को, दिल बर्दाश्त है, लोग बहुत मायूस हैं, मैं उनको कोई कहती हूँ कि तुम ये कंप्यूटर लैंग्वेज सीख लो, मैं कहती हूँ ये कर दो, वो कहते हैं मैम छोड़े, इमिग्रेशन कराएं, मुल्क से निकालें। लोग भागना चाहते हैं। तो ये तो, और जो नौकरियों पे लगे हुए थे, जो मुझ जैसे तो बहुत लोग थे जो कि नौकरियां छोड़ के गए थे पाकिस्तान। हम भी तो 2013 से पहले नौकरियां छोड़ के गए थे ना जी, वो सारे पछता रहे हैं। तो लोगों को तो आपने भगाया है पाकिस्तान से, आपने तो उन ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो एक्चुअली आपसे मोहब्बत करते थे वोट डाला, आए वहां पे सेटल हुए, वो बेचारे रो रहे हैं। आपने तो एग्जिस्टिंग कारोबारी लोगों को, अपने फाइनेंसियर्स इनके रो रहे हैं। अब वो इनको, जो अपने इनके दोस्त अहबाब थे, कोई एक एटीएम तो नहीं थी ना, जहांगीर तरीन तो एक सबको पता है, बाकी भी सारे रो रहे हैं, कराची की सारी बिजनेस कम्युनिटी रो रही है। अब किसी को एक को स्पोर्ट्स बोर्ड पे बिठाने से तो कुछ नहीं होगा। वो तो उनके तो जो प्रो सीपेक लोग हैं, वो जब शहबाज गिल की स्पीचेस सुनते हैं, जो वो मॉडर्न लिबरल, जो सेंट्रिस्ट था, जिसने आपको वोट दिया जब आपने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, तो वो खून के आंसू नहीं रोए, क्योंकि वादे तो आपने हर एक के साथ किए हुए थे ना। आपने जिसने ब्लू सूट मांगा, आपने कहा मैं तुम्हें ब्लू सूट दूंगा, जिसने सुर्ख सूट मांगा, आपने कहा मैं सुर्ख सूट दूंगा। दिया आपने किसी को कुछ नहीं, उनके तन से जो कपड़ा था वो भी छीन लिया। तो ये तो मतलब
आई थिंक कि ये सोशल मीडिया के, फेसबुक के प्राइम मिनिस्टर थे और अभी भी फेसबुक ही के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको फेसबुक पे नजर आ रहा है कि मईशत ठीक है, उनको फेसबुक पे नजर आ रहा है कि खुशहाली है, उनको फेसबुक पे नजर आ रहा है एहसास प्रोग्राम की आप बात करते हैं। अब टेलीग्राफ में आप एक आर्टिकल छपवा देंगे कि जी वेलफेयर स्टेट ऑफ पाकिस्तान बन गई है, तो कितने लोगों को आप धोखा दे देंगे। ये इनका पीआर बड़ा अच्छा है, पीएमएल का पीआर बड़ा था। आज ये बात कर रहे हैं टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की, तो इन लोगों से मैं पूछूं कि सागडार टेक्नोक्रेट नहीं था? सैयद मुराद अली शाह टेक्नोक्रेट नहीं है? जिन लोगों से इनको तकलीफ है टेक्नोक्रेट है ना ये। आप कह रहे हैं ना कि जी सियासतदान बुरा, तो मुराद कौन सा टेक्नोक्रेट है? क्या तालीम है, कितनी नौकरियां की हैं, कितने बजटिंग की है, कितने बिजनेसेस संभाले हैं? टेक्नोक्रेट था ना। शायद खान अब्बासी टेक्नोक्रेट नहीं था, तकलीफ थी। आज कह रहे ना कि सियासतदान बुरा, ये करियर, तो करियर पॉलिटिशियन तो कौन है? आप बताइए ना कि टेक्नोक्रेट सी के ऊपर तो आपको डॉन लीक्स आपको याद आए। टेक्नोक्रेट 5.8% पे जीडीपी ले गया, उसको आपने कहा जी मुंशी है, समधी है। आपने तो नहीं देखा कि करियर उनका क्या था। आप देख लें, उठा के देख लें सैयद मुराद अली शाह की सीवी देख लें। बंदा 2 दफा स्कॉलरशिप लेके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। तो ये जो बात करते हैं पाकिस्तान में, प्रॉब्लम ये है कि पीआर बहुत अच्छा था, प्रोपेगेंडा जो था इनका पीटीआई का बहुत अच्छा था। हम सब उनके विक्टिम्स हैं, उस फेसबुक के विक्टिम हैं। और पीएमएलएन का कसूर ये है कि वो अपना अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं बेच सकते। अभी तक आप विकिपीडिया उठा लें, मुझे ये, मैंने सागदार का आपको रेफरेंस क्यों दिया कि मेरे बेटे ने मुझे कोई 2 महीने पहले बताया, हम किसी के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स सिलेक्ट कर रहे थे। ये जेन्युइन स्टोरी है। मुझे नहीं पता था सागदार साहब की क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि विकिपीडिया पे भी उनकी गलत लिखी हुई है। ठीक, तो ये क्रेडिट पीआर जाता है कि ये दुनिया जो है अब सोशल मीडिया पे बिल्कुल ठीक है, पता ही नहीं है। सो ये उनको क्रेडिट जाता था और क्रेडिट जाता है कि वो जनाब जो अपोजिशन उन्होंने सड़कों पे भी की, जो पेट्रोल के ऊपर की, आज अब देखें ये वही। ये मैं पूछ रहा था कि मैं जो रिसर्च कर रहा था 125 जगह मैंने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर पेट्रोल की कीमत होशरुबा बढ़ जाए तो समझें वजीर आजम चोर है। तो क्या अब हम कहें कि हमारा वजीर आजम चोर है? वो तो आईएमएफ को जाने वाला भी कहते थे कि शर्म आएगी। तो हमें तो चंदा इकोनॉमिक्स ही 2 साल से देख रहे हैं, 2-2.5 साल से, तो किसी चीज पे, किसी बात पे शर्म आई ही नहीं। वो तो कहते थे कि जनाब नौकरियां हो, ग्रीन पासपोर्ट की शान होगी। आज कह रहे हैं कब्र में सुकून तलाश करें। तो ये ऐसे तो नहीं। आप तो कह रहे हैं कि जनाब आईएमएफ को तो जाने वाले खुदकुशी भी करने वाले थे। वो खुदकुशी तो हमारी सारी कौम ने कर ली है। अब तो लोग कह रहे हैं पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, कि अपने ऊपर छिड़के कैसे, 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिल रहा। लोग तो खुदकुशी करना चाहते हैं और लोगों को आपने जीते जी मार दिया। देखे, मैं आपको ये पेट्रोल वाली बात, मैंने कल, मुझे इतना गुस्सा आया इनकी स्पिन डॉक्टरी पे। जब मैंने ट्वीट्स पढ़ी तो मेरा जो बच्चा मेरे लिए काम करता है वो मियावाली में बैठा, तो उसने मुझे सुबह 7 बजे, मैम प्लीज आज वीडियो कर दें। मैंने कहा तुम लोग मेरा सुबह सवेरे मूड खराब करते हो। मैंने ट्वीट्स पढ़ी और मुझे कोई 2-2.5 घंटे लगे कि मैं अपना मूड थोड़ा सा ठीक कर लूं। आई कुड नॉट बिलीव कि ये इतने बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, इतनी बरबला झूठ बोलते हैं कि 1 लीटर 100 रुपए से बढ़ गया है। आप हिसाब लगाएं, 1 लीटर से तो किसी की गाड़ी नहीं चलती, 1 लीटर से तो नहीं चलती ना, 40 लीटर तो डालेंगे। हिसाब करें ना। मैं इधर बैठी हुई कह रही हूँ कि 40 लीटर कैसे डालेंगे। आप सोचें कि कहाँ जाएंगे आप। और वो आपको कह रहे हैं कि इंडिया में इतना, मतलब एक हद है चक्कर देने की। मैं हैरान परेशान कि इनको जरा चुप करके बैठ जाए, शर्म हया ही नहीं है। मतलब दुनिया। एक सवाल मोहतरमा बीबी, एक सवाल आपके लिए अभी आया है, मैं लाइव देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम उस शख्स को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही है
कि जिसने इमरान खान साहब की इतनी नमाज पढ़ते हुए तस्वीरें वायरल की जो किसी बड़े से बड़े आलिम दीन की भी नहीं है। आपको कौन था वो शख्स जो इतनी तस्वीरें उतारता था उनकी नमाज जो पढ़ते हुए, कोई कुछ भी पता है शख्स आपको? है, जो कोई भी शख्स है, जिस दिन मिला तो सबसे पहले तो मैं उसको पूछूंगी। इसलिए क्योंकि ठीक। जब मेरे भाई ने कहा, ये सवाल इतना अच्छा है, जब मेरे भाई ने ये कहा कि वो मुसलमान नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सारी रात बैठ के जरा की, और बड़े ठीक। मुहज्जब, बड़े पढ़े लिखे जीनियस से आदमी है, मैथ्स के वो हैं, तो वो कभी ये मिसाल मुझे कंफ्यूज ही कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा भाई लेकिन वो तो नमाजों की उनकी फोटोज देखी है, क्योंकि मैंने तो जितनी नमाजों की फोटो इमरान खान की देखी है ना सिराजुल हक की कभी हमने देखी, हम्म। ना मुनव्वर हसन साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे ना उनकी देखी, ना मौलाना फजलुर रहमान की देखी, मतलब मैंने नहीं देखी नमाजों की। और अब जब मेरे पास लोग काम करने के लिए आते हैं तो वो अक्सर गिला करते हैं, क्योंकि गिला तो नहीं करते लेकिन वो ये कहते हैं कि क्योंकि मैं जब काम पे शुरू होते हैं, आपको पता है सड़कें हमारी अच्छी नहीं है केपी में और कश्मीर में, तो 12-12 घंटे की जर्नी होती है, तो मैं अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसकी सिगरेट छोड़नी पड़ती है क्योंकि मैं रुकती नहीं हूँ। और फिर उनको सर्टन टाइम्स पे गाड़ी रुकती है, हमारा जो भी ग्रुप होता है रुकता है, तो वो कहते हैं कि मैम आपके साथ चाह रहा ही नहीं है, सिर्फ नमाज के लिए रुकती है, सिर्फ वुजू के लिए रुकती है, खुदा की कसम सिगरेट पीता था भूल गया, सोता था भूल गया। बात करने की ये है कि हमारा क्योंकि सारा जो क्रू है वो नमाजी है, मेरे साथ जो जितने प्रोड्यूसर्स हैं, मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, मैं उनको कहती थी कि मेरा तुम मुझे गुनहगार करो कि मैं लाइव प्रोग्राम में बैठी होती, तुम कुरान पाक खोल के बैठ जाती हो। कितने दफा उनको डांट पिटी है, तो मैं कहती हूँ खुदा के लिए वो जो ही मैं लाइव प्रोग्राम में शुरू हूँ वो कुरान पाक खोल के बैठ जाए, तो मैं कहती थी मुझे गुनहगार ना करो प्लीज, लाइव प्रोग्राम में कुछ हो जाए थोड़ा सा अवेलेबल रहा करो। लेकिन किसी की मैंने फोटो नहीं देखी, तो यहाँ मुझे समझ नहीं आया कि जो बंदा फजर की नमाज के लिए मैंने कभी उठते हुए देखा नहीं एक साल में, और जनाब उनकी फोटो है सन ग्लासेस में नमाज, जानमाज पे नमाज, और अब हम देख रहे हैं माशाल्लाह मेरा भाई अल्लाह उसको जिंदगी भी दे और बदनामी से भी बचाए, शरियार अफरीदी हमारे लाला है, और इमरान साहब से तो ज्यादा ही हैंडसम है, लेकिन अब उनकी भी तस्वीरें आना शुरू कर गई हैं, तो अब मुझे घबराहट हो रही है। जी जी, हम कुछ मजीद नया कप्तान ये कौम मुतहम्मल नहीं हो सकती। मोहतरमा बीबी, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में बहुत वक्त ले लिया आपका। इमरान खान जब हम भी बड़े हो रहे थे तो एक एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, 22 साल की जद्दोजहद, बहुत सादको अमीन शख्स मिल गया पाकिस्तान को, हम उस एटमॉस्फेयर में बड़े हुए, आप भी शायद उसी के चक्कर में फंस गई। तो क्या क्या वो किस किस किस्म का भयानक इंतकाम हुआ इस नई नस्ल के साथ? देखिए सबसे बड़ी बात, जो मैंने पहली दफा उनका इंटरव्यू किया तो मुझे वो इम्प्रेसिव नहीं लगे, जाहिर है मैंने उनको जब वो जवान थे या मैं जब छोटी थी नहीं देखा। हमारे एक्चुअली क्रिकेटिंग हीरोज भी मुख्तलिफ थे हमारे जमाने में, क्रिकेटिंग हीरोज वकार यूनस को हम बड़ा फॉलो करते थे, उससे पहले वालिद साहब मेरे कपिल देव और विवियन रिचर्ड्स के बड़े, ब्रायन लारा को बड़ा पसंद करते थे, बैट्समैन को ज्यादा पसंद करते थे, तो मेरे ऊपर वो नहीं था कि करिश्मेटिक है, हैंडसम है। जब पहली दफा मैंने सोचा कि ये ला इल्म बहुत है, तो मैं समझी कि ये जो है ना कि सादा है, बेवकूफ है, ये मुझे एक इम्प्रेशन मिला। तो मैं भी इस गलत फहमी का शिकार थी कि सादा है तो मैं सपोर्ट कर दूंगी और मैं कहूंगी ये पढ़ लें, ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं क्योंकि रिपोर्टर हूँ, साफी हूँ, मैं पढ़ूंगी, मुझे कहा भी ये था कि तुम पढ़ना, देखो ना तुम पढ़ना, तुम मुझे बताना, तो मैं पढ़ के बता देती थी कि सर 21.9 बिलियन है, आप गलत बोल गए हैं, 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आपके हैं उनके नहीं है, गलत बोल गए हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गुमराह करने की जो एक प्रोपेगेंडा है वो ये है कि वो सादा है, वो बिल्कुल सादा नहीं है। जो मैंने आपको कहा कि एक होता है आइंस्टाइन होता है जो कि, या एडिसन होता है जो कि इजाद करता है, और एक वो शख्स होता है कि जो कुंडा लगाता है और बिजली चोरी करना आता है, बिजली प्रोवाइड करना है ना, लाइट प्रोवाइड करना है घर में, अब वो एडिसन भी कर सकता है और वो कुंडा चोर भी हो सकता है। तो इमरान एक्चुअली बिल्कुल सादा नहीं है, और वो जो कहते हैं कि सियासी बालिग नहीं है, ये भी गलत बात है।
जो वो सियासत करते हैं वो बड़ी स्ट्रीट सियासत है, वो जोड़ तोड़ की सियासत है, वो एक ऐसी सियासत है जिसको मेरे घर वाले एडमायर नहीं करते। वो नजरियात की सियासत नहीं है, वो उसूलों की सियासत नहीं है, वो कंपैशन की सियासत नहीं है। उसमें सियासत, ये उनकी सियासत जो है वो बहुत होशियार है, बहुत कामयाब सियासतदान है। उस तरह कि देखिए 2.5 साल पूरी दुनिया रो रही है, पिट रही है, उस्मान बिजदार हिले नहीं है वहां से। ये उनकी हिकमत अमली है, ये इमरान का प्लान है। जहांगीर तरीन को साइड पे किया, अलीम खान को किया, मोहम्मद सरवर साहब पछता रहे हैं बेचारे, और परवेज इलाही साहब, ये इतने लोगों को उन्होंने बंद करके डब्बे में रखा हुआ है। तो ये मानने वाली बात है, लेकिन ये पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत एक ऐसा शख्स नहीं है जो कि मफाद परस्ती करे। हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहां हमें एक बहुत उसूल पसंद, खरा और सच्चा लीडर चाहिए, और उसके साथ एक ऐसा पिरामिड चाहिए टीम का जो कि काम करता हो, जो कि उसकी तरह ना हो। इमरान जैसा लीडर है, उसकी सारी काबीना उसकी तरह है, उसके सारे फॉलोअर्स उसकी तरह है, जबानी जमा खर्च, सिर्फ गाली गलौज, सिर्फ दूसरे को अटैक करना, स्लैंडरिंग करना, मड स्लिंगिंग करना। ये पार्लियामेंट हमारा, जो एक जमाने में बीबी की स्पीचेस हम सुनते थे, अब हम मुशाहिदुल्लाह साहब की कभी स्पीच सुन लेते हैं। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ ने स्पीच की, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा कि एज अ पाकिस्तानी वोटर मैं कहती हूँ ये पढ़ा लिखा आदमी है, क्योंकि हमें भूल ही गया है कि पार्लियामेंट का मकसद क्या था। 2.5 साल में हमने पार्लियामेंट में एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज होते हुए नहीं सुना, हमने एक बिल डिस्कस होते हुए नहीं सुना। पता नहीं पार्लियामेंट किस लिए बिठाई हुई है। पार्लियामेंट क्या इसलिए जुगते चल रही, जुगते जरूर सुनी पार्लियामेंट में। मतलब फजूल बकवास है ये, आपको सीखने को भी कुछ नहीं मिलता। तो ये हम एक तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। सो ये जो बताया गया ना कि ये सच्चा सादिक और अमीन, ये मतलब ये तो एक इतनी ऐसी बात है, जो बंदा 1 साल में मुझसे हर 2 मिनट के बाद हर बात पे झूठ बोले, यानी आपके सामने कोई चीज पड़ी हो, मैं कहूँ ये क्या है, बोले कि कुछ नहीं है, मैं कहूँ ये क्या है, कुछ नहीं है, और मैं देख रही हूँ सामने कह रहे कुछ नहीं है। 2 दिन के बाद मजाक उड़ाएं कि हाय हाउ क्यूट। पर मतलब हर बात पे फरेब, हर बात पे झूठ, इसको एक बात कहना, उसको दूसरी बात कहना। सो ये बात कहना कि जी सच्चा आदमी है, नहीं, सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि सच्चा नहीं है। वो इंसान अपनी जात से सच नहीं बोल सकता, उसने अपने बच्चों से कभी सच नहीं बोला। तो ये एक पर्सनालिटी टाइप है ना। उसके बाद ये बात कहना कि जनाब फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। राशिद साहब, मैं एक एंकर रही हूँ, मैं एक सिंगल वुमन रही हूँ मच ऑफ माई लाइफ। देखिए, आप किसी से मुफ्त की कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, यू नो, किसी से खाना खा लेते हैं, किसी से परफ्यूम एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, उसकी ये दुनिया इसी तरह की है। अगर आपका घर लोगों के खर्चे पे चल रहा हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही, पार्टी फंडिंग एक अलग चीज है, लेकिन आपके घर के पर्दे, आपकी कालीनें, आपका बिस्तर, आपकी आपकी शहद, आपका आटा, आपकी कुर्बानी के बकरे, मैंने ये कहीं नहीं देखा कि कुर्बानी, मैंने सारी जिंदगी अपनी जब से कमाया है, अपनी जो सैलरी है उसमें से होती है ना कुर्बानी। जी अब बिल्कुल। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस किस्म की कुर्बानी है कि जो आपकी तो तनख्वाह तो आपकी है नहीं। सो ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि आप कह रहे हैं। पिछले दिनों मुझे इसाक डार साहबी का एग्जांपल सॉरी, देते कि कुर्बानी के बकरे भी भीख मांग के लिया जाते थे, क्या था ये थोड़ा सा? वो तो आपको पता है, एटीएम्स कोई एक हो, वो कहीं से बटेर आ रहे हैं तो कहीं से मुर्गियां आ रही हैं, कहीं से कट्टे आ रहे हैं तो कहीं से अंडे आ रहे हैं। मतलब मैं तो सोर्सेज अगर आपको बताने शुरू हूं तो ये इट वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम कि, और लिटरली खजूरें भी मैं आपको गिनवा नहीं सकती कि इट वाज एक्चुअली शॉकिंग टू मी कि ये बंदा, अच्छा, अपने बच्चों पे भी कुछ ना स्पेंड करना। क्योंकि देखिए, जब आप कमाते नहीं है, अपने घर का खर्चा नहीं चलाते, तो आप मुल्कों को कैसे चला सकते हैं, आपको पता ही नहीं है। हमारे हजारा में एक मिसाल है कि कितने भी आधा 100 है, वो आपको तब माँ बाप कहते हैं कि जब खुद कमाने शुरू होगे ना तो तुम्हें पता चलेगा।
तो जिस बंदे ने पेट्रोल खुद ना डाला उसको क्या कि 100 रुपए का पेट्रोल है, जिसने आटे की बोरी खुद ना खरीदी हो, जिसने स्कूल की फीस ना भरी हो, जिसको पता ही नहीं है कि डॉलर 166 का हो गया, ये कह रहे शुक्र करें 300 का नहीं हो गया। ओ भाई तुमने कभी खरीदा है खुद? मतलब हर चीज तो आपको गिफ्ट में मिली है, जमीनें हैं तो गिफ्ट में, घर है तो गिफ्ट में, दरख्त है तो गिफ्ट में, आटा है तो गिफ्ट में। उस बंदे से आप पूछें कि भाई तुम लोगों को कह रहे हो टैक्स नहीं देते हो, तुम टैक्स क्या देते हो? इसाक डार से आप पूछ रहे हैं कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स, वो बंदा जो 17-18 साल की उम्र से कमा रहा है उससे आप पूछ रहे हैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स। आप पूछे ना इमरान साहब से कि भाई लिविंग बियॉन्ड मीन्स क्या फाइनेंशियली करप्शन नहीं है? किसी से लिफाफा लेना, बड़े बड़े लिफाफे लेना, क्या करप्शन नहीं है? कोई करप्शन आपके ईमान पे कर रहा हो या आप उधर से नजरें हटा दें, क्या ये करप्शन नहीं है? केपी में बीआरटी पे जो हुआ, क्या इमरान रिस्पॉन्सिबल नहीं है? शुगर माफिया ने जो कुछ किया, कौन जहांगीर तरीन रिस्पॉन्सिबल है? वो तो बिजनेसमैन है। भाई बिजनेसमैन को अगर आप इजाजत देंगे कि जी मैं 100 रुपए का बेच रहा हूँ, हाँ हाँ 100 रुपए का बेच दो, तो कसूर जहांगीर तरीन का हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का हुआ? इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर कौन बैठता है? प्राइम मिनिस्टर और काबीना। प्राइस 25 रुपए अगर बढ़ती है पेट्रोल की पड़ती है, ओगरा से तो नहीं ली ना आपने, आपने खुद ही डिसाइड किया है। चीनी की प्राइस बढ़ी, आपने खुद डिसाइड किया है। सब्सिडी आपने दी, आपने खुद डिसाइड किया है। आटा एक्सपोर्ट हुआ, आपने खुद डिसाइड किया। इंपोर्ट हो रहा है, अब आपने खुद डिसाइड किया। ये बंदा बड़ा बड़ा साफ है, कहाँ से साफ सुथरा है? और फाइनेंशियल करप्शन का क्या एग्जाम्पल आपको चाहिए? मुझे तो नहीं समझ आती कि ये इतनी मजायका खेज बात है। आप मुझे एक छोटा सा लॉन का टुकड़ा, गार्डन का टुकड़ा इस्लामाबाद में किराए के मकान पे, आपको मैं आज चैलेंज करती हूँ कि एक छोटा सा, 1 कनाल से भी छोटे का घर, छोटा सा दिखाएं, उसकी गार्डनिंग, उसका घास, उसके प्लांट्स। आप इतना बड़ा जो आपने ये पैराडाइज बनाई हुई है, जो 500 दरख्त तो आपके कितने पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आते हैं, फिर उनको क्या मिलता है, और आप क्यों मुफ्त में एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर आज मैं एक्सेप्ट करूं, अगर आज मेरा किराया कोई पे कर रहा हो, आप मुझसे पूछेंगे नहीं? हम पे तो बड़े सवाल उठाए जाते हैं। हम पे तो कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने किताब के लिए पैसे दिए। शहबाज शरीफ ने तो एक किताब नहीं खरीदी, हमें तो उनसे गिला रहेगा, हमें तो उनसे गिला रहेगा, सच्ची बात अगर की जाए। लेकिन ये कहना कि जी शहबाज शरीफ की गाड़ियां हैं, अमीर मुकाम की गाड़ियां हैं, हमने तो उन्हें गिले किए हैं कि जी हमें तो गिले करते हैं कि अमीर मुकाम ने गाड़ी दी, आपने तो मुझे चाय का नहीं पूछा। तो ये पूछेंगे ना, लेकिन मैं क्यों ये क्यों करती हूँ? क्योंकि लोगों, आप जब पब्लिक डोमेन में होते हैं तो आपको, आप जवाबदेह होते हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन कि तुम्हारी इनकम कहाँ से आ रही है। आप यकीन करें, मुझे ऑन अ डेली बेसिस ट्विटर पे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी जरिए आमदन क्या है। मैं पब्लिक ऑफिस में हूँ, मैं किसी पॉलिटिशियन की बीवी हूँ, खुदा ना खास्ता, मैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट, मैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं आप। मेरे दोनों बच्चे काम करते हैं, मैंने आज तक अपनी जायदाद को अभी तक हाथ नहीं लगाया, वो मुझसे पूछ रहे हैं। और आप उनसे नहीं पूछ रहे जो कि पूरे पहाड़ के मालिक हैं और पता नहीं और क्या क्या है। मुझसे ठीक, इस कौम को पेश करने से पहले न्याजी साहब पे एक ठप्पा लगाया गया सादको अमीन का। क्या आपके वहां होते हुए बनी गाला में कभी टेरियन से बात हुई? कभी एक बाप ने अपनी बेटी से बात की, कभी देखा आपने? मैंने जी राशिद साहब, यही एतराज रहेगा हमारे सहाफी भाइयों से भी और पीएमएलएन से भी कि हम ये कहते हैं कि जी पीएमएलएन ने किताब लिखवाई, आप लोगों ने उठा के पढ़ी तक नहीं। तो ये तो राना सनाउल्लाह साहब की आप लोग किताब पढ़ते हैं, हमारी किताब कभी पढ़ के देखे? मैंने लिखा, और टू बी ऑनेस्ट देखे, बात 62-63 की जो है ना, ये इतना वेग कानून है। ये इमरान साहब भी बैठ के टीवी पे, इंडियन टीवी पे, इंग्लिश टीवी पे बोलते थे कि ये सही नहीं है, जब उन पे लागू नहीं था। जब उनको सादिक और अमीन की सर्टिफिकेशन दे दी, मैं बतौर एक जस्ट अ वोटर, एज अ पाकिस्तानी, आई हैव एन इशू विद दिस वेगनेस कि ये 62 और 63 इतना वेग है, और ये इम्प्लीमेंट भी सही तरह से नहीं होता। मैंने टिरियन के बारे में डिटेल में किताब में लिखा है।
जी। मैंने लिखा है कि वो एक ही बेचारी सुलझी हुई, मुझे पूरी फैमिली में सबसे सुलझी हुई लड़की वो लगी। एंड इट इज एक्चुअली अनफेयर ऑन हर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उस बच्ची का इसमें क्या कसूर है? उस बच्ची को जिस तरीके से देखे ना, उस बच्ची का तो उसके माँ और उसके बाप को आप जो कुछ कहें सो कहें, उसने बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। यहाँ पे इशू ये भी नहीं है कि ब्लड टेस्ट आप कर, पैटर्निटी टेस्ट आप कर लें, आप भूल जाएं कि क्या कोर्ट ने कहा, ठीक है। क्या ये सही नहीं है कि आपकी बीवी ने और आपने, इमरान और जमाइमा ने इस बच्ची को अडॉप्ट किया? किया, ये तो मानते हैं ना। आप भूल जाएं पैटर्निटी टेस्ट। अब आप मुझे बताएं कि ये कहते हैं शहबाज शरीफ की 8 बीवियां, तो जब वो जाते हैं अपने जमा कराते हैं कागजात, तो बीवियों की तो डिटेल्स देनी पड़ती हैं, बच्चों की तो डिटेल्स देनी पड़ती हैं। आज अगर मैं बच्चा अडॉप्ट करती हूँ तो मुझे उसकी डिटेल नहीं देनी पड़ेगी कि अच्छा तुम्हारा बच्चा है, इसके ये एसेट है। यही हो रहा है ना इस वक्त। इसहाक डार साहब के बेटे का घर जो दादे ने दिया उसके ऊपर हो रही है ना इन्वेस्टिगेशन। इस वक्त बख्तावर भुट्टो के ऊपर कह रहे हैं ना कि जी डिपेंडेंट है। तो बख्तावर भुट्टो अगर डिपेंडेंट है तो टिरियन वाइट क्यों डिपेंडेंट नहीं है? वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि मेरी स्टेप डॉटर है। वही एक्स वाइफ कह रही है ना कि स्टेप डॉटर है, मैं तो नहीं कह रही। जमाइमा कह रही है ना स्टेप डॉटर है। कब से स्टेप डॉटर है? आप उठा के देख लें कब से स्टेप डॉटर है। तो क्या जब आप 62-63 के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप अपनी बीवियों के, अपने डिपेंडेंट्स के डिटेल सबमिट करते हैं कि नहीं करते? अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर कोई बीवी छुपाते हैं या बच्चा छुपाते हैं या बच्चों के एसेट छुपाते हैं, तो फिर आप वायलेशन में है कि नहीं है? ये बात कोई करता ही नहीं है। आप भूल जाए पैटर्निटी टेस्ट तो उन्होंने न करना है ना, उस बेचारी बच्ची को उन्होंने एक्सेप्ट करना है, लेकिन एक्सेप्ट तो उन्होंने किया हुआ है ना। स्टेप डॉटर लिखती हैं जमाइमा, हर ट्वीट में लिखती हैं, क्यों लिखती हैं? आपने कभी पूछा था उनसे ये ट्रेलन कौन है जब आप थी उनकी? नहीं, मेरे साथ तो बड़ी ओपनली बात होती थी। उन्होंने हमेशा एक्सेप्ट किया है कि वो मेरी बेटी है। इमरान खान साहब कहते थे आपको कि मेरी बेटी है? हाँ हाँ बिल्कुल, और वो कहते थे मेरी वालदा की हूबहू कॉपी है, और वो है भी एक्चुअली। जी, उनकी शक्ल मिलती है। ही एक्सेप्ट्स इट। उनके टेक्स्ट आते हैं, बातचीत होती है, मिलते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं मिलते हैं। मैं आपको कह रही हूँ ना कि उसकी सबसे सुलझी हुई टेक्स्ट होती थी, उसकी सबसे सुलझी हुई बात होती थी। आई थिंक शी इज एन अमेजिंग लड़की, यू नो शी इज, बिकॉज इतनी मुश्किल उसने बेचारी ने, बच्ची ने जिंदगी गुजारी है। देखिए मेरे बच्चे भी उनकी उम्र के हैं, इट्स नॉट नाइस। कभी कौन खींच रहा है, कभी कौन खींच रहा है, तो गलती तो उसने इमरान की है, बट ही एक्सेप्ट्स कि वो मेरी बेटी है। और गालियां भी देते थे पीएमएलएन को। और भाई पीएमएलएन ने तो नहीं बच्चा पैदा किया ना। ठीक। बात यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपने क्या अपनी प्राइवेट जिंदगी में की है। बात ये है कि आपके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स है और लोगों के लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स है। लोगों से आप पूछते हैं कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स, लोगों से आप पूछते हैं कि जी आपकी बेटी है, इसके नाम आपने फ्लैट किया, तो हमें बताएं ना, हमें क्या पता कि टेरियन के नाम क्या क्या है? हमने कभी उनके बच्चों के एसेट्स देखे? किसी ने पूछा है? अब आप सादिक और अमीन की बात करते हैं, आजकल तो हमें डर लगता है कुछ बात करते हुए। हम तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ साल के बाद हो सकता है कि ये वही वाली बात हो जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को भी तो जुडिशियल मर्डर ही हुआ था ना जी। फिर सिंध हाई कोर्ट ने अपोलोजाइज किया। अब उस अपोलॉजी का हम क्या करें? वो बंदा वापस आ जाएगा, जिसको फांसी आपने दे दी वो वापस आ। मिस कैरेज ऑफ जस्टिस आपकी पुश्ते खराब कर देता है, नस्लें खराब कर देता है। तो इस वक्त भी मुल्क एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जहाँ काजी फाइज ईसा जैसे लोग, मैंने उनकी पुरानी जजमेंट्स उठा के देखी हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये तो जी ये एक एजेंडा पे है। उस शख्स की पुरानी आप जजमेंट्स उठा के देखिए, उनका बड़ा साफ करियर है। उन्होंने पीएमएलएन हो या बाकी जहां जजमेंट आई है उन्होंने ये नहीं देखा। तो ये अब इस वक्त अगर कौम ये समझेगी नहीं, और मैं कभी भी ये नहीं कहती कि पीएमएलएन का ये एजेंडा है या पीएमएलएन के लिए ये करना चाहिए। देखिए वोट को इज्जत देना ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है। इट डजंट मैटर चाहे मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद साहब की पॉलिटिक्स कर रही हो, अपनी पॉलिटिक्स कर रही हो, बट आपको तो दिलों का हाल नहीं पता। ये कहते हैं कि इमरान खान की नीयत साफ है, कैसे पता है कि मरियम नवाज की नीयत साफ नहीं है? मतलब कौन सा ये टेस्ट है इनके पास
ये कौन सा टेस्ट है, ये कौन सा नेजल स्वाब करते हैं जो कि सिर्फ इमरान को अवेलेबल है और नवाज शरीफ को अवेलेबल नहीं है, शहबाज शरीफ को अवेलेबल नहीं है, बिलावल भुट्टो को अवेलेबल नहीं है, ख्वाजा आसिफ को अवेलेबल नहीं है, शायद खाकान अब्बासी, उनकी नीयतें सबकी आपने अस्यूम कर लिया कि वो साफ नहीं है, और इसकी नीयत साफ है, इंटेंशन अच्छी है, लेकिन बेचारी को टीम अच्छी नहीं मिली। ये कौन सा टेस्ट है? ये टेस्ट हम सबके लिए अवेलेबल किया जाए। ठीक जी, बहुत शुक्रिया करने की इजाजत हम सबको हो। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहतरमा रेहान बीबी, आप हमारे साथ रही, बहुत सब कीमती वक्त आपने दिया, बड़ा अच्छा, बहुत से लोग आपको देख रहे थे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू राशिद साहब। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने आज हमारा शो देखा, उम्मीद है पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके सामने ऐसे प्रोग्राम लाते रहेंगे।